हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का एक पार्ट नंबर आपके लिए 49 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने 48 सेशन आपको दिए हैं वो सभी आपने देख लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो। यहाँ पर आपको प्रीवियस सभी सेशन मिल जाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सभी सेशन के जो पीडीएफ्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल इजीली ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा। ओके, एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि भाई पढ़ा कौन रहा है, राइट। सो माई सेल्फ बाबरा गोंडे एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइज क्रैक की हुई 2018, 19 एंड 20, और मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। तो ये तो हुआ मेरा सिलेक्शन, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड, एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर, राइट। एंड अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये तो रहा मेरा एकदम शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। और आज हम देखने वाला है फॉल्ट एनालिसिस, जो कि पावर सिस्टम का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बेसिकली फॉल्ट एनालिसिस को मैं दो पार्ट में कवर करने वाला हूं। तो ये फॉल्ट एनालिसिस का आपका पार्ट नंबर 1 है, तो आने वाले सेशन में आपको इसका पार्ट नंबर 2 भी मिल जाएगा। तो काइंडली हमारे मतलब यूट्यूब से कनेक्टेड रहिएगा। कनेक्टेड रहने के लिए कुछ नहीं करना, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट मैं जितने भी सेशन लेता हूँ आपसे आपसे कोई भी सेशन मिस ना हो। ओके, एंड आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि मैंने फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड पर रखा क्या है। जैसे कि मैंने बोला था कि आज हम देखने वाला है फॉल्ट एनालिसिस, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने बोला है कि क्यों हमें फॉल्ट एनालिसिस करना ज़रूरी है, कि व्हाट इज़ द नीड बेसिकली टू डू द फॉल्ट एनालिसिस। यस, तो उसके लिए मैंने दो चार लाइन यहाँ पर लिखी है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, देन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर मैंने पहली लाइन क्या बोली है, देखो। पावर सिस्टम नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ जनरेटर, transformer, transmission line, bus bars, loads, just like motors. Each equipment designed to carry the certain current and power rating. पावर सिस्टम में हमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसमिशन लाइन होती है, बस बार होते हैं, लोड्स होते हैं। तो इनको हम बेसिकली किस तरीके से डिजाइन करते हैं, जिनका इस तरीके से डिजाइन करेंगे जिनका कुछ ना कुछ सडन रेटेड करंट रहेगा, और कुछ ना कुछ उसकी पावर रेटिंग रहेगी। ये इस पहले लाइन का मतलब है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये तो इंग्लिश को मैंने जस्ट हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, और आगे मैंने यहाँ पर ये लिखा है, if any short circuit or okay we can say open circuit fault is occur, it will increase the current and voltage, and the parameters are more than the equipment withstand capacity, then damaging the equipment will occur। डेफिनेटली अगर कहीं पर भी फॉल्ट हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट या तो ओपन सर्किट अगर फॉल्ट हो जाएंगे, तो वहां पर या तो करंट आपके पास इंक्रीज होगा या तो आपके पास वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो वो क्या करेंगे, जो भी आपने जो इक्विपमेंट रेटेड करंट एंड रेटेड पावर रेटिंग के लिए आपने डिजाइन किए हुए हैं ना, तो उसकी लिमिट के बाहर ये पैरामीटर चले जाएंगे, मतलब उसकी विथस्टैंड जो कैपेसिटी है उससे अगर बाहर अगर ये करंट और या तो वोल्टेज आपके पास चला गया, तो इक्विपमेंट आपका डैमेज हो सकता है। यस, तो ये इस लाइन का मतलब था, इक्विपमेंट आपके पास डैमेज हो सकते हैं। तो उस तरीके के इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कराने के लिए, लिसन केयरफुली, टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम दिस एबनॉर्मल कंडीशन। दिस एबनॉर्मल मतलब ये जो आपके पास फॉल्ट हुआ है ना, शॉर्ट सर्किट या तो आपके पास ओपन सर्किट फॉल्ट, इस तरीके की चीज़ों से जो फॉल्ट करंट या तो आपके पास जो वोल्टेज आपके पास बढ़ेगा घटेगा वटेवर जो भी रहेगा, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगा लेते हैं। तो जो प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस है, जस्ट लाइक योर रिले, सर्किट ब्रेकर, इस तरीके की चीज़ें हम लगा लेते हैं पावर सिस्टम में। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाएंगे किसी भी जगह पर ऑप्टिमम एट ऑप्टिमम लोकेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर भी नहीं लगाया जाता है, एक प्रॉपर जगह पर ही रिले को, सर्किट ब्रेकर को प्रॉपर सीक्वेंस में और प्रॉपर जगह पर लगाया जाता है, सो दैट हम फॉल्टी चीज़ों से हमारे इक्विपमेंट को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो वो जो सर्किट ब्रेकर सॉरी वो जो रिले है, वो जो सर्किट ब्रेकर है, बेसिकली उसको डिजाइन करने के लिए, उसको डिजाइन एक प्रॉपर वे में डिजाइन करने के लिए हमें फॉल्ट एनालिसिस का स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला है, फॉर डिजाइनिंग द प्रॉपर रेटिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर फॉल्ट एनालिसिस स्टडी इज यूज्ड। यहाँ पर मैंने एक सिंगल लाइन में उसका आंसर बताया है कि व्हाई वी आर बेसिकली नीड्स द फॉल्ट एनालिसिस, क्यों हमें फॉल्ट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि जो भी सर्किट ब्रेकर हम डिज़ाइन करते हैं,
सॉरी प्रॉपर डिजाइन सर्किट ब्रेकर को प्रॉपरली डिजाइन करने के लिए हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेकर ही हमारे पावर सिस्टम में जो भी इक्विपमेंट है वो तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, या फिर मैं बोलता हूँ उनको बचाते हैं, राइट ना, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इसका बेसिक सा यहाँ पर मैंने नीड बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इतना कुछ खास नहीं है। बट कभी अगर आपको कभी किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि हम फॉल्ट एनालिसिस क्यों करते हैं, तो आपने अगर ये चीज़ बता दी ना यहाँ पर, तो बेटा आपने उस इंसान का दिल जीत लिया। कि क्योंकि आपको पता है कि वाई बेसिकली वी आर डीलिंग द फॉल्ट एनालिसिस, क्यों हम फॉल्ट एनालिसिस से डील करते हैं। तो यही बेसिक सी चीज़ है। जो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो एक सर्टन रेटेड सर्टन करंट के लिए और सर्किट सर्टन पावर रेटिंग के लिए डिजाइन होते हैं। कोई फॉल्ट अगर हो गया तो उससे वोल्टेज या तो करंट बढ़ जाएगा, जिससे आपका इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। तो जो इक्विपमेंट को डैमेज होते हैं उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे लगाते हैं एट सर्टन पोजिशन, जो कि सर्किट ब्रेकर हो सकता है, रिले हो सकता है। तो उन सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करने के लिए, प्रॉपरली डिजाइन करने के लिए हम फॉल्ट एनालिसिस का स्टडी कर लेते हैं। तो एकदम मतलब लास्ट में मैंने पूरी चीज एक साथ बता दी। अब हमें पता होना चाहिए कि जो हम फॉल्ट एनालिसिस पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो पावर सिस्टम में फॉल्ट कितने तरीके के होते हैं या फिर कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ द फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। और ये तो बेसिक सी चीज़ है, तो ये तो लेना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो पावर सिस्टम मतलब फॉल्ट एनालिसिस में स्टार्ट ही कहाँ से करूँ, राइट ना। तो हमारे फॉल्ट एनालिसिस को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से क्लासीफाई करा दूँ, तो दो कैटेगरी में फॉल्ट क्लासीफाई होता है। एक होता है सीरीज फॉल्ट और दूसरा होता है बेटा आपके पास शंट फॉल्ट। ओके, तो सीरीज फॉल्ट को ही हम ओपन सर्किट फॉल्ट भी बोलते हैं, एंड शंट फॉल्ट को ही हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या बोल देते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो सीरीज फॉल्ट इज आल्सो नोन एज ओपन एंड शंट फॉल्ट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओके, अब ध्यान से सुनना, सीरीज फॉल्ट में दो ही फॉल्ट होते हैं। एक होता है वन ओपन कंडक्टर फॉल्ट और दूसरा रहेगा आपके पास टू ओपन कंडक्टर फॉल्ट। यस, कभी कभार बार कि कोई कोई एग्जाम या फिर टीचर ऐसा भी बोल देता है कि थ्री कंडक्टर ओपन फॉल्ट। तो बेटा वो फॉल्ट नहीं होता है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ है क्या। देखो, सपोज आपके पास एक दो और ये तीन RYB इस तरीके की सिस्टम है। किसी रीजन वाइज उसका एक कंडक्टर टूट गया, किसी रीजन वाइज इसका एक कंडक्टर टूट गया, तो ये कैटेगरी कहलाती है, इसको कहते हैं हम ओपन कंडक्टर फॉल्ट। यहाँ पर ओपन कंडक्टर फॉल्ट होगा, वन कंडक्टर ओपन फॉल्ट। ओके, बट अगर सपोज आपके पास दूसरी एक कंडीशन है, एक दो तीन, इसमें से सपोज ये भी आपके पास RYB इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें से सपोज किसी रीजन वाइज कोई भी दो कंडक्टर टूट गए, मतलब ओपन हो गए, तो इसको बोलेंगे हम टू कंडक्टर ओपन फॉल्ट। ओके, टू ओपन कंडक्टर फॉल्ट या फिर टू कंडक्टर ओपन फॉल्ट बोलेंगे। बट बेटा अगर ऐसा रहा, ध्यान से सुनना, एक दो तीन मतलब RYB, और किसी रीजन वाइज ये तीनों कंडक्टर ओपन हो गए, तीनों कंडक्टर ओपन हो गए, तो बेटा दिस इज नॉट अ फॉल्ट, दिस इज आइसोलेटेड कंडीशन। आइसोलेटेड कंडीशन, ये फॉल्ट नहीं है। इसीलिए याद रखना, वन कंडक्टर ओपन फॉल्ट हो सकता है, टू कंडक्टर ओपन फॉल्ट हो सकता है, बट थ्री कंडक्टर ओपन फॉल्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसको फॉल्ट बोल देते हैं, बट इस तरीके का कोई फॉल्ट नहीं होता। तो यहाँ पर तो सिस्टम ही ओपन सर्किटेड है ना पूरी की पूरी, तो ये फॉल्ट नहीं है, तो ये कैटेगरी में नहीं आता है, याद रखना। फॉल्ट के कैटेगरी में ये वाला फॉल्ट नहीं आता, मतलब ये वाली चीज नहीं आती है। ओके, इसीलिए ओपन सर्किट फॉल्ट में हम दो ही तरीके के फॉल्ट कंसीडर कर लेते हैं, वन कंडक्टर या तो टू कंडक्टर, बट थ्री कंडक्टर ओपन फॉल्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होंगी, मतलब सीरीज वाले फॉल्ट। यस, तो सीरीज फॉल्ट का अल्टरनेटिव नाम पता होना चाहिए ओपन सर्किट फॉल्ट। और एक होता है आपके पास शंट फॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब इसको ही हम देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन कितने रहेंगे। तो इसको ब्रॉडली दो तरीके से हम क्लासीफाई कर लेते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक होता है, सॉरी, एक होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ना असिमेट्रिकल फॉल्ट बता देता हूँ। अनसिमेट्रिकल भी कोई कोई बोल देता है या फिर एसिमेट्रिकल फॉल्ट भी बोलते हैं। एक होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यस, अब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब ये है कि कोई भी एक कंडक्टर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इसको फेज टू अर्थ फॉल्ट भी बोलते हैं। थ्री फेज सिस्टम में कोई भी एक कंडक्टर सीधा ग्राउंड से टच हो जाना, दैट इज नथिंग बट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, उसे हम बोलते हैं एलजी फॉल्ट। ओके, या फिर आप इसको फेज टू अर्थ फॉल्ट या फिर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोल सकते हो।
जैसे कि यहाँ पर उसको एक ध्यान से देखना, ए जी बी जी सी जी बोला, इसका मतलब क्या? ए मतलब आपके पास जैसे आप आर वाई बी बोलते हो ना, वैसे उन्होंने बोला ए बी सी। तो ए टू जैसे कि आर टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा ना, मतलब आर जी फॉल्ट, वैसे ए टू ग्राउंड फॉल्ट मतलब फेज बोले उन्होंने ए बी सी। तो ए टू ग्राउंड फॉल्ट, बी टू ग्राउंड फॉल्ट, सी टू ग्राउंड फॉल्ट, इसलिए उन्होंने ए टू ग्राउंड मतलब बी टू ग्राउंड या तो सी टू ग्राउंड। तो ए बी सी इज नथिंग बट अ फेज फॉर ओवर हियर, यहाँ पर उन्होंने फेज के लिए वर्ड यूज किए हैं। ए जी मतलब ए फेज टू ग्राउंड, बी मतलब बी फेज टू ग्राउंड, सी मतलब सी फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ओके, ए जी बी जी सी जी ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो उन्होंने फेज के लिए ए बी सी यूज किए हुए हैं। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मतलब कोई भी एक फेज ग्राउंड से टच हो जाए किसी भी रीजन वाइज, दैट इज नथिंग बट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दूसरा होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट, कोई भी दो फेजेस आपस में शॉर्ट हो जाना, जैसे कि आपको कहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, ये y एंड b आपके पास आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेस टू फेस फॉल्ट, या फिर हम बोलेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट। ओके, इसे हम बोलेंगे फेस टू फेस या तो लाइन टू लाइन फॉल्ट। जैसे कि ए फेज एंड बी फेज कनेक्ट हुए, या फिर बी एंड सी या तो सी एंड ए, इस तरीके के फॉल्ट आप शॉर्ट कर सकते हो, इसका ग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, जिन असिमेट्रिकल फॉल्ट में और एक आपके पास फॉल्ट आ जाता है, दैट इज नथिंग बट डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब दो फेस आपस में टकरा कर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाना, राइट ना। तो इस तरीके का फॉल्ट अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर ध्यान से देखना, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या फिर डबल फेस टू अर्थ फॉल्ट, या फिर डबल लाइन टू अर्थ ग्राउंड, सॉरी डबल फेज टू अर्थ फॉल्ट भी हम इसको बोलेंगे। यस, तो देख सकते हो यहाँ पर वाई एंड बी एक दूसरे से टकरा कर यहाँ पर ग्राउंड किया गया है। तो ये वाला फॉल्ट क्या कहलाएगा आपके पास, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या फिर डबल एल एल जी फॉल्ट बोलेंगे। तो ये जो कैटेगरी आती है, ये कैटेगरी को हम बोलते हैं असिमेट्रिकल फॉल्ट। क्यों बोलते हैं इसका, मैं नेशन सॉरी इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगा कि व्हाई वी आर कॉलिंग सच टाइप ऑफ फॉल्ट एज एन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, और इसको हम सिमेट्रिकल को क्यों बोलते हैं। तो इसका इसको मतलब मैं आने वाले सेशन में दूंगा, जस्ट हम अभी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट में आपके पास इस तरीके का फॉल्ट होता है, ट्रिपल एल फॉल्ट। ट्रिपल यल फॉल्ट मतलब तीनों के तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो जाना, दैट इज नथिंग बट अ थ्री फेज फॉल्ट, या फिर हम बोलेंगे ट्रिपल ट्रिपल लाइन फॉल्ट। ट्रिपल लाइन फॉल्ट या फिर यल 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 फॉल्ट हम बोलते हैं उसको, थ्री फेज फॉल्ट ही मोस्टली हम बोलते हैं। एंड उसमें दूसरी कैटेगरी बिलोंग करती है कि थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब तीन फेज आपस में शॉर्ट हो जाना एंड उन सभी का कनेक्शन आपके पास ग्राउंड के साथ होना, दैट इज नथिंग बट अ थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि ये टाइप होते हैं, तो इसमें तो मतलब बच्चा बच्चा जानता है, इसमें ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। आई नो ये आपको बोर लग रहा होगा, जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने चीज़ें यहाँ पर रख दी। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आता है कि बताओ सबसे ज़्यादा सीवियर, सीवियर मतलब सॉरी फ्रीक्वेंट फॉल्ट कौन सा, सीवियरिटी तो मैं बाद में बताऊंगा। जो फ्रीक्वेंट फॉल्ट होता है वो कौन सा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होने वाला फॉल्ट वो होता है बेटा सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब यल यल फॉल्ट आपके पास लगभग 70 से लेकर 80% के बीच में लाई करता है। अब ये चीज़ें थोड़ी वैरी करेंगी बुक टू बुक, बट आप समझ सकते हो कि थोड़े से रेंज इसके बीच में लाई करेंगी। और उसके बाद में जो आपके पास फॉल्ट ऑकर करता है वो फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आता है, वो 17 से लेकर 10% के बीच में लाई करता है। एंड जो थर्ड फ्रीक्वेंसी अगर मैं बता दूं फॉल्ट होने की, तो वो है आपके पास फेस टू फेस फॉल्ट। तो वो आपके पास 10 से लेके 8% के बीच में होता है। एंड ये आपके पास सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये सॉरी थ्री फेज फॉल्ट नॉर्मली ज़्यादातर होता नहीं है, थ्री फेज टू सॉरी 2 to 3% के बीच में ये आपके पास लाई कर लेता है। यस, तो ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पर एक चार्ट ही है, तो इस चार्ट को अगर आपके पास नहीं होगा तो लिख लेना। तो ये कभी कभार बार आपको शायद से पूछा जा सकता है कि बताओ कि कौन से पर फॉल्ट की कितनी मतलब फ्रीक्वेंसी है फॉल्ट ऑकर होने की। तो फेज टू ग्राउंड सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट 70 से लेकर 80% के बीच में होता है। फेज टू ग्राउंड फॉल्ट मतलब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट 17 से लेकर 10 के बीच में आपके पास लाई करता है परसेंटेज। एंड आपके पास फेस टू फेस फॉल्ट 10 से लेकर 8% के बीच में वैरी होता है, एंड थ्री फेस फॉल्ट जो होता है 3 to 2% के बीच में वैरी करता है। तो ये बहुत आसान सी चीज़ थी। यस, अब हम देखने वाला है कि जब हम फॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो तब वहाँ पर बच्चा आपको कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं। जब भी आप फॉल्ट एनालिसिस करोगे तो आपको कुछ अजम्पशन पता होना ज़रूरी है, क्योंकि फॉल्ट एनालिसिस करते वक्त हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं या फिर कुछ चीज़ों को छोड़ भी देते हैं। तो उसमें पहली जो चीज़ हमें छोड़नी पड़ती है वाइल डूइंग द फॉल्ट एनालिसिस, वो ये है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर वाले भाई साहब रहेंगे ना, उसमें जो नो लोड कंपोनेंट होते हैं,
R0 एंड X0। साथ ही साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको निग्लेक्ट करना होता है। ओके, उनको निग्लेक्ट करना होता है। मतलब आपने कभी ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा ना, यस थोड़ा सा मतलब पढ़ा तो है, मैंने भी आपको ये शायद इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आपका ट्रांसफार्मर नॉर्मली अगर मैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालूं तो कुछ इस तरीके से होता है, राइट। प्राइमरी के बाद यहाँ पर नो लोड रजिस्टर मतलब नो कोर लॉस कोर कंपोनेंट, देन यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, राइट। यहाँ पर प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, यहाँ पर सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, राइट। वैसे यहाँ पर भी आपके पास सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी का रिएक्टेंस, इस तरीके से ये जो चीजें रहेंगी। तो जो आप फॉल्ट एनालिसिस करते हो तो ये आर नॉट है ना, ये एक्स नॉट, ये R1 रहेगा, ये आपके पास X1 रहेगा, ये R2 रहेगा, ये आपके पास J×X2 रहेगा। तो इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, इनको टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है, इनको टाटा बाय बाय, इनको टाटा बाय बाय, इनको टाटा बाय बाय। तो ये चीज़ें हम बेसिकली फॉल्ट एनालिसिस करते वक्त इन वाले भाई साहब को कर देते हैं टाटा बाय बाय, मतलब इनको नहीं लिया जाता। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको क्या नहीं किया जाता, इनको नहीं लिया जाता बेटा। ओके, फॉल्ट एनालिसिस करते वक्त हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। प्राइमरी का रेजिस्टेंस, कोर कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड आपके पास X2 का कंपोनेंट, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर उन्होंने बोली है जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन उसमें भी जो रेजिस्टेंस है जो और आपके पास यल है, मैंने यहाँ पर गलती से यल लिया है, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास मैंने गलती से मैंने बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये यल नहीं होता, टाइपिंग मिस्टेक में यल आ चुका है। तब भी मैं सोचूं यल कैसे आया भाई, यल को तो नहीं हम निगलेक्ट करते ना, यस। तो यहाँ पर यल नहीं आएगा बेटा, तो इसको थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक समझ लो मेरे साइड से, टाइपिंग मिस्टेक, यस। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका रेजिस्टेंस, उसका कैपेसिटेंस एंड उसका कंडक्टेंस निगलेक्ट किया जाता है, यस। अब इसका मॉडलिंग में करते नहीं बैठूंगा। ट्रांसमिशन लाइन में R, C एंड G ये वाले जो पैरामीटर्स होते हैं इनको भी निगलेक्ट किया जाता है, जैसे आप ट्रांसफार्मर में निगलेक्ट करते हो। वैसे ही जो मोटर होती है और जो जनरेटर होते हैं उनके भी जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस, उनको भी निगलेक्ट किया जाता है, यस। मतलब किसको कंसीडर किया जाएगा, मोटर के इंडक्टेंस को कंसीडर किया जाएगा, इसको कंसीडर करेंगे भाई बेटा। जो रेजिस्टेंसेस होते हैं इनको कंसीडर नहीं किया जाता है, दैट्स इट, इतनी सी बात है, मैं कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। एंड इवन दोज अगर जब आप फॉल्ट एनालिसिस करते हो, जब आपके पास फॉल्ट होगा ना, तो जो फुल लोड करंट सिस्टम का होता है बेसिकली वो फॉल्ट करंट से बहुत ज़्यादा छोटू हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटू हो जाता है। तो इसीलिए हम उस फुल लोड करंट को भी निगलेक्ट कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी सिस्टम का फुल लोड करंट अगर आपके पास 3 एम्पियर है, ध्यान से देखना, और वहां पर सपोज आपके पास फॉल्ट करंट आपके पास सपोज 3000 एम्पियर का है, ध्यान से सुनना। तो इसके कंपैरिजन में मुझे बताना कि जो फॉल्ट करंट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है कि नहीं आपके पास फुल लोड करंट से, यस। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लार्ज होने की वजह से हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं वाइल फॉल्ट एनालिसिस। कब, जब हम फॉल्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया। तो फुल लोड करंट आपके पास बेसिकली निगलेक्ट किया जाता है। फुल लोड करंट आपके पास छोटू होता है, बहुत ज़्यादा छोटू छोटू होता है आपके पास फॉल्ट करंट से, इसीलिए हम फुल लोड करंट का कर देते बेटा निगलेक्ट, इनको हम कर देते हैं निगलेक्ट। ओके, निगलेक्टेड, ओके फाइन। चलो आगे एक और चीज बोली है उन्होंने, जो आपके पास सेलियंट पोल जनरेटर होते हैं ना, तो उसकी सेलियंसी भी निगलेक्ट की जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी सेलियंसी भी निगलेक्ट की जाती है। मतलब आपके पास जो XD है एंड XQ है उनको बेसिकली निगलेक्ट किया जाता है। इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं। एंड जो भी आपके पास ऑल आपके पास जो डिवाइसेस होते हैं, मतलब जो आपके पास ट्रांसफार्मर रहे, जनरेटर रहे, मोटर रहे, उनको बस रिएक्टेंस से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, रिएक्टेंस से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बहुत मतलब अजम्पशन है जो मैंने अभी आपको बताया है। हो सकता है आपको कभी एग्जाम में पूछे जाए कि व्हाट आर द अजम्पशंस जो कि हम फॉल्ट एनालिसिस में कर लेते हैं। तो ये 6 अजम्पशन हम बेसिकली कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये अजम्पशन सभी को समझ में आ गए होंगे, यस। एंड अब हम देखेंगे कि अब हमें अगर हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली क्या निकालेंगे। तो मुझे बताओ ना, फॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले तो एक चीज़ है कि सर हमें फॉल्ट करंट कितना ये पता होना चाहिए, और उस समय सर हमारे पास MVA शॉर्ट सर्किट, मतलब फॉल्ट करते वक्त, फॉल्ट होने के बाद आपके पास MVA की कितनी रेटिंग रहेगी। तो यही चीज़ निकालना मतलब फॉल्ट एनालिसिस होता है, कुछ नहीं है। फॉल्ट एनालिसिस मतलब इतनी सी चीज़ है कि फॉल्ट होने के बाद फॉल्ट करंट कितना जाएगा और वहां पर MVA रेटिंग कितनी रहेंगी,
ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, या फिर मैं बोलूँगा ड्यूरिंग फॉल्ट। यही चीज़ है, कुछ नहीं है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें अलग नहीं है फॉल्ट एनालिसिस में। ओके, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। जो पहली स्टेप है ये वो हैगा, कन्वर्ट द गिवन नेटवर्क इनटू द रिएक्टेंस नेटवर्क रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड इन पर यूनिट और एक्स परसेंटेज एक्स। सबसे पहले जो भी डायग्राम दी जाएगी पावर सिस्टम की, उन वाले भाई साहब को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रिएक्टेंस नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप पर यूनिट वैल्यूज की ले सकते हो या तो परसेंटेज वैल्यू ले सकते हो। तो ये सभी चीजें हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी बस ध्यान देना कि क्या क्या प्रोसीजर होती है। दूसरी चीज ये बोली गई है कि आइडेंटिफाई द फॉल्ट टर्मिनल। सबसे पहले मतलब जैसे आप कन्वर्ट कर दोगे ना नेटवर्क को, एसएलडी जो मिलेगी आपको बेसिकली, उसको कन्वर्ट करके आपको एक रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है। देन आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना है कि फॉल्ट कहाँ पर हो रहा है। अब जहां पर फॉल्ट होगा वहां से आपको थेवेनियंस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, या तो आप बोलते हो रिएक्टेंस, आपको निकालना है अप टू द फॉल्ट पॉइंट। अप टू द फॉल्ट पॉइंट तक आपको थेवेनियंस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है। अब आप सभी को पता होगा कि थेवेनियंस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालते वक्त हम क्या करते हैं। इस समय आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो वोल्टेज सोर्सेस रहेंगे इनको कर लेते हैं हम शॉर्ट सर्क्यूट, और करंट सोर्स तो रहेगा ही नहीं बेसिकली, बट फिर भी मैं लिख के देता हूँ। करंट सोर्सेस रहेंगे उनको हम कर देते हैं ओपन सर्क्यूट, राइट ना? यस, यही करते हैं ना? तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर हम थेवेनियंस इंपीडेंस निकालेंगे। मतलब बेसिकली यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास? ZTH मिलेगा, या तो हम इसी को ही XTH भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि थेवेनियंस इंपीडेंस या तो थेवेनियंस रिएक्टेंस हम इसको बोल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस। चलो, ओके। अब हम देख लेते हैं कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पर बोला गया है assume the Thevenin's voltage is 1 per unit। कितना assume करना है? 1 per unit, that is nothing but a pre-fault voltage। this is very important। ये कौन सा वाला वोल्टेज लिया जाता है? प्री फॉल्ट, मतलब फॉल्ट होने से पहले उसकी वैल्यू 1 पर यूनिट ली जाती है। यस, जैसे ही आपको ये चीज मिल जाएंगे, मतलब इंपिडेंस मिल जाएगा एंड वोल्टेज मिल जाएगा, लिसन केयरफुली। जैसे ही आपको सिस्टम का ZTH मिल जाएगा, बेसिकली ये किस में मिलेगा, ये दोनों चीजें ध्यान से देखना, ये आप पर यूनिट में निकालोगे। यहाँ यहाँ पर याद रखना, पर यूनिट में निकालोगे। तो जैसे आपको वोल्टेज एंड इंपीडेंस मिल जाएगा, तब जाकर आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर बेटा आपके पास ये Z पर यूनिट मिला है ना, और ये वोल्टेज भी पर यूनिट में है। तो यहाँ से मुझे एक चीज बताना, क्या मुझे फॉल्ट करंट पर यूनिट नहीं मिल सकता? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। और करंट हम कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर VTH, थेवेनियंस वोल्टेज अपॉन थेवेनियंस इम्पीडेंस। अब ये पर यूनिट में चाहिए, तो हमें ये भी चीज किस में चाहिए सर? पर यूनिट में ही चाहिए। और वोल्टेज ऑब्वियसली था, पर यूनिट में ही था। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि VTS, ध्यान से देखना, 1 पर यूनिट है, डिवाइड बाय माई ZTH पर यूनिट होगा। यस, मतलब I पर यूनिट क्या है? 1 अपॉन Z पर यूनिट, Z पर यूनिट, क्योंकि VTH की ही वैल्यू 1 है। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन XTH पर यूनिट में इसको लिख सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो इस तरीके से हम आई पर यूनिट को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें बेटा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लगने वाली है, तो इसीलिए हर एक प्रोसीजर को ध्यान से देखना। 4 नंबर के प्रोसीजर तक तो आपको सभी को समझ में ही आ गया होगा। अब जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर उन्होंने बोला है कैलकुलेट द बेस करंट करस्पॉन्डिंग टू द वोल्टेज एट अ फॉल्ट पॉइंट यूजिंग। बेस करंट निकालना है। बेस करंट मतलब IB निकालना है आपको। और कहाँ पर निकालना है? करस्पॉन्डिंग टू वोल्टेज। जहाँ पर वोल्टेज कितना होना चाहिए, जहां पर आपको बेस करंट निकालना है उसके हिसाब से। ध्यान से देखना, जहाँ फॉल्ट करंट निकालना है, फॉल्ट कहाँ पर हुआ है, तो जहां पर फॉल्ट होगा वहां पर कितना वोल्टेज है उसके करस्पॉन्डिंगली आपको बेस करंट निकालना है। और बेस करंट आप कैसे निकालोगे, राइट? तो बेस करंट निकालने के लिए सिंपल सी चीज है कि बेस करंट आपके पास क्या हो जाएगा सर? S बेस अपॉन, अब 3 फेज रहेगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 इंटू वी बेस। इस तरीके से आप आई बेस करंट निकाल सकते हो। अब ये क्यों निकाला आपने? तो आपको एक चीज पता रहेगी कि जो फॉल्ट करंट होता है बच्चा, फॉल्ट करंट एक्चुअल है, ध्यान से देखना, ये एक्चुअल फॉल्ट करंट ऊपर वाला पर यूनिट में था। तो ये आपके पास जो चीज मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलती है कि हियर वी आर गेटिंग व्हाट थिंग। तो हियर वी आर गेटिंग द आई बेस, मतलब बेस करंट मल्टीप्लाई बी, जो भी आपके पास फॉल्ट करंट इन पर यूनिट मिला है ये आपको मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कि आप इस तरीके से आपके पास ये करंट निकाल सकते हो। मतलब बेस करंट फॉल्ट पॉइंट पर बेस करंट निकालो एंड वहां पर ही फॉल्ट करंट निकालो। बेस करंट एंड फॉल्ट करंट का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको क्या चीजें मिल जाएगी? तो आपको जो चीज मिल जाएगी वो मिल जाएगी भाई एक्चुअल फॉल्ट करंट। कैसे? अरे बच्चा, आपको ये तो चीज पता है ना कि कोई भी बेस क्वांटिटी अगर आप देखते हो, यस, कोई भी अगर आप बेस क्वांटिटी देखते हो तो उसमें चीजें रहेगी क्या? ध्यान से देखो। हाँ सॉरी, पर यूनिट क्वांटिटी, बेस यूनिट नहीं, बेस क्वांटिटी क्या, पर यूनिट क्वांटिटी होती क्या है? तो आप यहाँ पर बोलते हो ना एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल, एक सेकेंड, यहाँ पर आप क्या करते हो? एक्चुअल वैल्यू अपन आप क्या करते हो? तो बेस वैल्यू करते हो ना, बेस वैल्यू। तो वही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर करंट के लिए लिखो, तो आप क्या करंट के लिए क्या लिखोगे? देखो, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, हैंडराइटिंग अच्छी से नहीं निकाल रहा, थोड़ा सा फास्टली पढ़ा रहा था। आप क्या करोगे? पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस क्वांटिटी करोगे, बेस वैल्यू, बराबर की नहीं? तो वही तो चीज की है मैंने, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए पर यूनिट क्वांटिटी इनटू बेस क्वांटिटी किया है, बस इतनी सी तो बात है। बाकी कुछ कुछ है क्या इसमें डिफिकल्ट? नहीं, इसमें कोई भी चीजें डिफिकल्ट नहीं है। ओके, लेट्स सी कि आपके पास नेक्स्ट चीजें है क्या। एंड इसको मैं थोड़ा सा, चलो आपके लिए फॉर्मूला लिख ही देता हूँ मैं, कि जो पर यूनिट क्वांटिटीज होती है वो क्या है। तो वो आपके पास रहेगी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, ये बेसिक फार्मूला डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी। ओके, बेस क्वांटिटी। ओके, तो ये फॉर्मूले से ही मैंने एक्चुअल क्वांटिटी निकाली है, जो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर मिला है। एक्चुअल क्वांटिटी क्या रहेगी? बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट क्वांटिटी। अब यहाँ से मैं और एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाता हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। क्या है, ध्यान से देखना। देखो, मुझे एक चीज़ बताना, अगर मुझे एम वी ए शॉर्ट सर्किट निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप बोलोगे सर एम वी ए मतलब एस है ना, तो आप क्या करोगे सर? थ्री फेज के लिए √3 इंटू शॉर्ट सर्किट के टाइम हम कौन सा फॉल्ट लेंगे सर? फॉल्ट करंट। ध्यान से सुनना, कौन सा करंट लेंगे? फॉल्ट करंट। और ये एक्चुअल वाला फॉल्ट करंट रहेगा, यस। मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे सर? जो भी आपके पास बेस वोल्टेज है कर लेंगे, तो इससे हमें एमयूए शॉर्ट सर्किट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? राइट, इसको हम बोलते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा ध्यान देना। और सपोज अगर मुझे नॉर्मल एम वी ए बेस चाहिए, मतलब एस बेस चाहिए, एम वी ए लिखना है मुझे, एम वी ए अगर मुझे बेस चाहिए तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर √3 इंटू, यहाँ पर नॉर्मल करंट आएगा, मतलब बेस करंट आएगा। देखो, शॉर्ट सर्किट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फॉल्ट करंट, बट बेस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर बेस करंट आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेस करंट। और ध्यान से देखना, हर जगह पर आपके पास बेस वोल्टेज ही रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि बताओ इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो क्या चीज़ें बचेगी? इन दोनों का जब अगर मैं रेशियो लूंगा तो बताओ क्या मिलेगी? राइट, तो आप बोलोगे सर √3 कटेगा, वी बेस कटेगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एम वी ए, ध्यान से देखना, शॉर्ट सर्क्यूट इज इक्वल टू फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाय बेस क्वांटिटी इज नथिंग बट व्हाट? तो आप बोलोगे सर आई पर यूनिट क्वांटिटी और नॉट, बट कौन सा आई पर यूनिट? सर फॉल्ट का आई पर यूनिट, क्योंकि ये रेशियो, ध्यान से देखना बेटा, ये रेशियो आपके पास क्या बनाएगा? तो ये ही रेशियो आपके पास आई फॉल्ट करंट पर यूनिट बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा, एंड यहाँ ध्यान से देखना, ये वाली टर्म इधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब यहाँ ये टर्म क्या मिलेगी? तो आप बोलोगे सर एम वी ए, एम वी ए आप यहाँ पर कर लोगे सर बेस क्वांटिटी। अब यहाँ पर अगर पुट कर लेते हो, जो आप सीधा सीधा आंसर लिख लेते हो ना, तो यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो यहाँ से अगर मैं आपसे बताऊं कि बताओ एम वी ए शॉर्ट सर्किट क्या मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? बताओ इसकी वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर ये आई एक्स पर यूनिट की वैल्यू तो 1/ZTH है या फिर XTH है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या बोलेंगे सर? एम वी ए जो भी बेस रहेगा सर, डिवाइडेड बाय, अगर सपोज मैं सर ZTH पर यूनिट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा सर। और यह इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं इस तरीके से हम? बताओ। अरे भाई साहब, ये क्या हुआ? यस, ये पर यूनिट, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? तो इस तरीके से हम एमवीए शॉर्ट सर्क्यूट निकाल सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट formula and this one is a very important formula, right?
तो ये चीजें हम एक्चुअल में एक न्यूमेरिकल में करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल में, सो दैट आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यस, अभी तो मैंने जस्ट प्रोसीजर बताई है कि 6 ही प्रोसीजर करनी है, और ये आपको मतलब मैं गो थ्रू करा दूंगा, डोंट वरी। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हम चीजों को समझ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ध्यान से देखना क्या बोला है। फाइंड द फॉल्ट करंट। सबसे पहले तो आपको फॉल्ट करंट निकालना मतलब आयब निकालना है, देन ब्रेकिंग करंट निकालना है, देन मेकिंग करंट निकालना है, देन एमवीए शॉर्ट सर्किट निकालनी है, देन एमवीए मेकिंग करंट, एमवीए मेकिंग निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पावर सिस्टम इफ एक पावर सिस्टम दी गई उसके लिए। एंड उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये बोला है कि फॉल्ट occurs एट हाई वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड पर जब फॉल्ट होगा तब आप ये ऊपर वाली सभी चीजें निकालो। दूसरी बात उन्होंने बोली कि फॉल्ट करंट, फॉल्ट कब ऑकर हो रहा है भाई, कहाँ पर ऑकर हो रहा है, लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, तब ये ऊपर वाली सभी चीजें निकालो। देन उन्होंने बोला है कि फॉल्ट ऑकर एट लो वोल्टेज साइड पर ही हो रहा है, बट उस समय आपके पास जो बेस केवी है वो आपको 100 kVA लेना है। यस, तो अब ये चीजें आपको भले ही ना समझ में आए, बट मैं आपको समझा दूंगा जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। ओके, तो पहले के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो ये ट्रांसफार्मर वाला भाई साहब है, इनकी इधर से देखना 11 kV है, मतलब ये हाई वोल्टेज साइड है एंड ये लो वोल्टेज साइड है। यस, आप इस सर्कल से भी देख सकते हो। तो पहली चीज उन्होंने बोली है कि जब लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड पर, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर फॉल्ट होगा कोई, तब बताओ कि आपके पास यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है। सपोज फॉल्ट, अच्छे से मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हुआ है फॉल्ट, तब बताना कि आपके पास मेकिंग करंट, बेकिंग करंट, फॉल्ट करंट क्या क्या रहेगा। यस, तो पहली स्टेप क्या थी, तो फर्स्ट स्टेप ये थी कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्जन कर लेना है। नेटवर्क को किस में कन्वर्ट कर लेना है, रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्जन कर लेना है। तो हम रिएक्टेंस डायग्राम में, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा, तो रिएक्टेंस डायग्राम होती क्या है। तो ये जो अल्टरनेटर है, तो इन वाले भाई साहब को हम पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट लेंगे, तो कुछ इस तरीके से, एंड देन इसका रिएक्टेंस आ जाएगा, राइट ना, इन सीरीज विद देयर रिएक्टेंस आ जाता है। यस, इस तरीके से ये यहाँ तक रिएक्टेंस डायग्राम ना, और फॉल्ट यहाँ पर ही हुआ, ध्यान से देखना, ये ट्रांसफर, ये सिस्टम के बाद फॉल्ट यहाँ पर ही हुआ, मतलब काम की चीज इतनी ही है। ध्यान से देखना, काम की चीज इतनी है। एंड उसके बाद अगर सपोज मैं बता दूं, ये इसकी तो जरूरत है ही नहीं, बट ये जो ट्रांसफार्मर है उसका भी रिएक्टेंस आ जाएगा। यस, ओके, तो पहला फॉल्ट तो बेटा यहाँ पर हुआ, ध्यान से देखना, फॉल्ट यहाँ पर हुआ है, फॉल्ट यहाँ पर हुआ है। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए हमें एक्स पर यूनिट इक्विवेलेंट चाहिए बेसिकली। यस, तो इसकी वैल्यू अब हम देखेंगे, तो देखो वोल्टेज कितना है, 11 kV, राइट। अब मैं यहाँ पर एक चीज अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा जो वी बेस है वो आपके पास 11 kV ही है, एंड इवन दोज मेरा एस बेस भी जो है वो है मेरे पास 200 kVA ही है, राइट। तो दोनों चीजें सेम सेम रहेगी, देखो इससे ही मैच कर रही है, मैंने वही चीजें उठाई है। तो इसकी हर एक क्वांटिटी 1 1 पर यूनिट हो जाएंगे इसके हिसाब से, क्योंकि अगर मैं वी पर यूनिट बता दूं, वी पी यू अगर निकालो, तो आप क्या बोलोगे सर 11, देखो एक्चुअल 11 है, एंड बेस अगर भी अगर मैं 11 ही लेता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 पर यूनिट हो जाएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको, ये समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, तो वोल्टेज कितना आएगा इस पॉइंट पर, तो वी पर यूनिट आप बोलोगे सर 11/11 मतलब 1 पर यूनिट, गेटिंग। तो वी पर यूनिट 1 हो चुका है। एंड ये जो एक्स पर यूनिट, ध्यान से देखना, जो इसकी क्वांटिटीज है वही हमने बेस की क्वांटिटीज उठाई है, तो इसके हिसाब से ये जो वैल्यू मिली है वही यहाँ पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, एक्स जी पर यूनिट मतलब 0.5 पर यूनिट यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। यस, और सपोज ये इतनी सी बात है, तो अब हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो इस हिसाब से मुझे बताना कि एक्स पर यूनिट आप कितना बोलोगे, तो आप बोलोगे सर एक्स पर यूनिट निकालते हो तो हम इसको शॉर्ट करेंगे क्योंकि आपने बोला था। अब जब शॉर्ट करेंगे तो इतना ही रिएक्टेंस आपको देखने को मिलेगा, तो मैं अगर आपको बता दूं, तो एक्स जी का मतलब टोटल रिएक्टेंस कितना देखने को मिला, तो 0.05 पर यूनिट देखने को मिला है। बस यहाँ तक रुको। तो जैसे ही एक्स पर यूनिट मिल जाएगा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम क्या निकाल सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर अब हम फॉल्ट करंट पर यूनिट निकाल सकते हैं, तो वो कैसे मिलता है सर, वी टी एच डिवाइडेड बाय सर जेड टी एच, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स टी एच पर यूनिट होता है। अब इसकी वैल्यू ध्यान से देखना कितनी आ चुकी है रे, आप बोलोगे सर 1 पर यूनिट, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन
ये एक्स पर यूनिट जेड टी एच, सॉरी एक्स टी एच पर यूनिट की वैल्यू कितनी है 0.05। तो इसको कैल्सी पर सॉल्व कर लेना फिलहाल। अभी मैं कैल्सी यूज़ कर लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैल्सी तो ये करने की भी ज़रूरत नहीं, तो सीधा ये 20 पर यूनिट आ जाएगा, क्योंकि 0.02 0.05 है ना, तो ये 20 पर यूनिट आ जाएगा। अब मुझे बताना, आपको फॉल्ट करंट चाहिए बेटा, फॉल्ट करंट। तो फॉल्ट करंट का क्या फॉर्मूला था? यस, एक्चुअल फॉल्ट करंट है, ध्यान से देखना, एक्चुअल फॉल्ट करंट, ये तो पर यूनिट में मिला है। तो आप क्या करोगे सर, जो भी फॉल्ट करंट पर यूनिट में मिला है उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? बेस करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? बेस करंट से। तो इसका मतलब हमें पर यूनिट करंट मिल चुका है, तो अगर मैं बेस करंट निकालूं तो उसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 20 से, तो मेरा काम बन जाएगा। तो हाउ आई कैन कैलकुलेट द बेस करंट? तो मैंने बोला था कि जो भी एस बेस है डिवाइड बाय 3 फेज है, तो √3 इंटू वी बेस कर लेना, इससे आपको बेस करंट मिल जाएगा। अब फॉल्ट कहाँ पर हुआ है? फॉल्ट आपका हाई वोल्टेज साइड पर हुआ है, ध्यान से देखना, हाई वोल्टेज साइड पर, मतलब इस फॉल्ट पॉइंट पर कितना वोल्टेज है? हाई वोल्टेज साइड मतलब 11 है। तो फॉल्ट पॉइंट पर वोल्टेज ध्यान से देखना 11, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉल्ट पॉइंट पर वोल्टेज 11 है, तो इस बेस की वैल्यू मैं 11 ले सकता हूँ। और एस बेस ध्यान से देखना इस साइड में कितना है, तो आप बोलोगे सर 20, जहाँ पर फॉल्ट हुआ है, राइट। तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 20 केवी है ना, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3 इंटू बेस वोल्टेज कितना है, ध्यान से देखना, बेस वोल्टेज आपके पास 11 इंटू 10⁻³। तो आप बोलोगे सर ये कट जाएगा, इसको अगर आप कैल्सी पर सॉल्व कर लेते हो तो यू विल गेट द 10.5 एम्पियर इज अ करंट, राइट ना, ये बेस करंट। अब जैसे ही ये बेस करंट मिल जाएगा, ध्यान से देखना, जैसे ही आपके पास ये बेस करंट मिल जाएगा, तो ये बेस करंट एंड ये पर यूनिट करंट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ये 20 मल्टीप्लाई बाई 10.5, तो उससे आपको फॉल्ट करंट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 20 मल्टीप्लाई बाई 10.5 कितना होगा ये? 210 एम्पियर। मतलब इस सिस्टम में फॉल्ट करंट कितना है? एक्चुअल फॉल्ट करंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल फॉल्ट करंट आपके पास 210 एम्पियर का। गेटिंग माई पॉइंट? इतना हमारे पास ये फॉल्ट करंट है। ओके, इतना हमारे पास ये फॉल्ट करंट है। अब ये क्यों निकाला? तो क्योंकि बेटा आपको पूछा गया था कि बताओ फॉल्ट करंट क्या होता है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, उन्होंने आगे पूछा है कि बताओ ब्रेकिंग करंट कितना रहेगा। तो फॉल्ट करंट पर ही, जब आपके पास फॉल्ट जाएगा तभी तो सर्किट ब्रेकर ओपन होगा ना, ये सर्किट ब्रेकर आपके पास ओपन होगा ना। तो इसका मतलब जो फॉल्ट करंट होता है वही हमारे लिए सर्किट ब्रेकर के लिए क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग करंट होगा। समझे कि नहीं समझे? जो फॉल्ट करंट होगा, जब फॉल्ट होगा तभी सर्किट ब्रेकर ओपन हो रहा है, मतलब फॉल्ट होने पर जो फॉल्ट करंट जा रहा है वही सर्किट ब्रेकर में एंटर होगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? अब हम ये बोल सकते हैं कि आपका एक्चुअल फॉल्ट करंट जो है सर सर्किट ब्रेकर का, वही हम बोल सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग करंट हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही फॉल्ट करंट के थ्रू जाएगा। तो ब्रेकिंग करंट की अगर मैं आपको वैल्यू बोलूँ तो वो कितना आ जाएगा? ब्रेकिंग करंट इज 210 एम्पियर ही आ जाएगा। एक दो ही क्वेश्चन रखे हैं बेटा मैंने, बट इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं ना कि पूछो ही मत। यस, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेट्स सी कि आपके पास यहाँ पर ब्रेकिंग करंट समझ में आ गया कैसे निकाला। तो याद रखना, कभी भी आपको ब्रेकिंग करंट पूछे या तो फॉल्ट करंट पूछे तो बात एक ही है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हमने निकाला ब्रेकिंग करंट। अब आपको पूछा है उन्होंने, देखो मेकिंग करंट, यस, मेकिंग करंट पूछा है। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि आई मेकिंग करंट आपके पास 2.55 टाइम्स ऑफ आई ब्रेकिंग करंट होता है। यस, अब या इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2.55 इंटू 210, तो कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? 2.55 इंटू 210, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 535.5 एम्पियर। ये मेकिंग करंट हुआ। गेटिंग? ये मेकिंग करंट हुआ आपके पास किसका? इस सिस्टम का मेकिंग करंट। आई मेकिंग करंट आप देख सकते हो वो आपके पास 535.5 एम्पियर का मिल चुका है। मतलब इस क्वेश्चन में हमने आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से देखना, चीजों को समझो बस। मेकिंग करंट निकाला हमने, ब्रेकिंग करंट निकाला, देन फॉल्ट करंट निकाला। अब हमारा काम क्या है सर? एमवीए शॉर्ट सर्किट निकालना, एमवीए शॉर्ट सर्किट निकालना।
तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि व्हाट इज द एमवीए शॉर्ट सर्किट, एमवीए शॉर्ट सर्किट। यस, तो उसके लिए क्या था कि सर जो भी हमें फाइनली अल्टीमेटली यही यही चीज मिली थी ना पूरा काट छाट के, कि सर जो भी आपके पास फॉल्ट करंट पर यूनिट में है सर, मल्टीप्लाई सर अगर हम किसको कर दें, एम वी ए अगर बेस को कर दें या फिर के वी ए बेस को सपोज, तो हमारा आंसर मिल ही जाएगा। तो अभी हमारे पास सभी बेस में ही ये सब चीज़ है, तो इसको मैं बेस एम वी ए के बदले में के वी ए लिख सकता हूँ। तो पर यूनिट की वैल्यू कितनी दी, आई पर यूनिट की वैल्यू देखो आपके पास 20 थी, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि 20 मल्टीप्लाई विथ, क्योंकि देखो उसकी वैल्यू मिल चुकी है ना 1/z, या फिर इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 20 लिखो, नहीं तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर 1/x पर यूनिट आप इसको लिखो, मल्टीप्लाई विथ एम वी ए, या तो के वी आप बेस लिखो, राइट। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम वी ए कितना है वहाँ पर, तो आप बोलोगे एम वी ए नहीं के वी है सर, तो 200 के वी है, तो 10⁻³ लिखेंगे, डिवाइड बाय 0.05 करना पड़ेगा अभी। यस, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, तो एम वी ए की वैल्यू आपको लगभग पूरा कर लेना ये चीज़, तो ये 4 MVA के बराबर मिल रहा है। यस, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है ऑलरेडी, तो ये चीज़ आपको देखनी है, राइट ना। तो MVA शॉर्ट सर्किट इतना आ जाएगा, MVA शॉर्ट सर्किट कितना आ जाएगा, 4 MVA। अब जैसे ये 4 MVA मिला है, आपको क्या पूछा गया है, बस आपको बस इतनी सी चीज़ पूछी गई कि बता भाई MVA शॉर्ट सर्किट मिला, तो आपको MVA मेकिंग पूछा गया। तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर जैसे हम मेकिंग करंट निकालते हैं ना सर, वैसे ही हमारी मेकिंग MVA जो रेटिंग आ जाएगी एम के, वो आपके पास 2.55 टाइम्स ऑफ एम वी ए क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग हो जाएगी, या फिर हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो शॉर्ट सर्किट या तो आपके पास ब्रेकिंग वही चीज़ होती थी। इसको अगर मैं 2.55 मल्टीप्लाई अगर सपोज मैं 4 कर लेता हूँ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.55 मल्टीप्लाई अगर मैं 4 कर लेता हूँ, तो ये आ रहा है मेरा लगभग 10.2 MVA, राइट ना। यस, तो ये आपके पास आंसर मिल चुका है 10.2 MVA। अब ये हमने सभी चीजें कैलकुलेट की, अब हमारे जब फॉल्ट यहाँ पर हुआ था, आपको एग्जाम में देखना कोई तो एक ही चीज पूछी जाती है बच्चा, एक ही चीज पूछी जाती है। मैंने क्वेश्चन ऐसे उठाया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाया है ना, जिसमें मैंने पूरा निचोड़ के रख दिया है, फॉल्ट एनालिसिस को याद रखना, पूरा निचोड़ के रख दिया है। तो जो भी बच्चा अभी सेशन को देख रहा है ना, तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, सेशन को छोड़ के जाएगा तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। यहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था बेटा, फॉल्ट एनालिसिस से, बहुत आसान क्वेश्चन था वो भी। ओके, आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन ये सब चीजें नहीं आती, आपको इसमें से सीखना है। आपको लगता है कि सर बस हमें ना सर शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट कुछ नाम की चीज नहीं होती बेटा, कंसेप्ट नाम की चीज होती है, कंसेप्ट बना लो देन आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यस, अब देखना कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया जब हमारे पास फॉल्ट यहाँ पर हुआ था, राइट। अब उन्होंने ये बोला है कि बताओ आप अगर आपके पास फॉल्ट ऑकर हो रहा है लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब इधर हो रहा है फॉल्ट, इधर ये एलवी साइड है ना, तो इस साइड में अगर आपके पास फॉल्ट हो रहा है, तब आपको ये सभी चीजें फिर से निकालनी। तो मैं मेरा आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आपको ये मतलब ये सेशन सॉरी ये क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। तो ये सब चीजें कहाँ गई रे जो मुझे चाहिए, यस यहाँ पर देखो। अब उन्होंने बोला है कि फॉल्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर फॉल्ट होगा, तब आपको क्या निकालना है, सभी चीजें, मतलब फॉल्ट यहाँ पर होगा, ध्यान से देखना, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अब शायद से आपको ये चीज समझ में आ जाएगा अच्छे से अगर आप अभी तक कनेक्टेड रहोगे तो। फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है, ये सपोज 2 नंबर का फॉल्ट है, यहाँ पर फॉल्ट होने पर आपको फिर से फॉल्ट करंट पर यूनिट निकालना है। यस, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 अपॉन, ध्यान से देखना अभी, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि जिसका फॉर्मूला मैं पूरे फॉर्मूले यहाँ पर रिवाइज कर दे रहा हूँ जो काम की चीज़ है। तो वो होगा VTH अपॉन ZTH पर यूनिट, राइट। और ये VTH पर यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू तो सर 1 ही होती है, तो इसको हम 1 अपॉन ZTH, या तो हम क्या बोल सकते हैं XTH भी बोल सकते हैं, मैंने बोला ना, इसको इम्पीडेंस बोल दो या तो रिएक्टेंस बोल दो, XTH पर यूनिट बोल दो। इस तरीके से हम ये पहला फॉल्ट करंट निकाल सकते हैं। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए सर एक्चुअल फॉल्ट करंट, एक्चुअल फॉल्ट करंट एक्चुअल चाहिए। फॉल्ट करंट किस तरीके का चाहिए सर, एक्चुअल चाहिए। तो एक्चुअल फॉल्ट करंट कैसे निकालते हैं, मैंने अभी अभी बोला था सर, हम क्या करेंगे, जो भी फॉल्ट करंट मिला है ना सर पर यूनिट में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर हम बेस करंट से। यस, अब बस चीजों को समझो,
देन उसके बाद आपको ये महसूस होगा कि सर बेस करंट भी चाहिए, तो आपको बेस करंट चाहिए, ध्यान से देखना। अब बेस करंट के लिए हम एस बेस करेंगे या फिर एमवीए या तो केवीए बेस जिसे हम बोलते हैं, डिवाइड बाय √3 इंटू वी बेस। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बेस करंट निकाला जाता है ये फॉल्ट के लोकेशन के हिसाब से निकाला जाता है। आप ध्यान से देखना, मेरी बात को बहुत प्यार से समझना, मैं आपको ये समझाऊंगा। ये जो बेस करंट आपको निकालना पड़ेगा वो इस लोकेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब इस लोकेशन के हिसाब से आपके पास वोल्टेज कितना है, 415 वोल्ट है, ध्यान से देखना 415 वोल्ट है। तो इस 415 वोल्ट के हिसाब से आपको बेस करंट चाहिए, सॉरी बेस वोल्टेज चाहिए। इसको कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से देखना कि अभी हम 11 तो नहीं ले सकते। एंड जैसे बेस करंट मिल जाएगा आपको, आपको पता है कि क्या पूछा गया है, आपको एक्चुअल फॉल्ट करंट मिल जाएगा। तो जो एक्चुअल फॉल्ट करंट होता है वही हमारे लिए क्या होता है, सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग करंट होता है। एंड उसके बाद उन्होंने क्या चीज़ें पूछी है कि बताओ सर्किट ब्रेकर का मेकिंग करंट क्या रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, सर्किट ब्रेकर का मेकिंग करंट 2.55 टाइम्स ऑफ सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग करंट होगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। देन आपको मैंने बोला था कि अगर आपको एमवीए शॉर्ट सर्किट पूछा है उन्होंने, तो अब उसको कैसे निकाला जाता है, इसका भी फॉर्मूला हमें पता है ना कि ये क्या होता है सर। पूरा काट छाट कर रेशियो लेने के बाद हमें पता था कि यहाँ पर जे एक्स पर यूनिट आता है सर, इनटू आप एम वी ए क्या ले सकते हो, यहाँ पर बेस ले सकते हो। या तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो कि जो भी एम वी ए बेस है आपके पास या तो के वी ए बेस, तो उसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं सर, जो भी आपके पास एक्स पर यूनिट होता है उससे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/x पर यूनिट होती है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एम मेकिंग निकालना है, एक सेकेंड मैं अच्छे से लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। एमवीए अगर आपको मेकिंग निकालना तो आप कैसे करोगे, 2.55 टाइम्स ऑफ एमवीए एमवीए शॉर्ट सर्किट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। ओके, अब हम इसी चीज़ों इन्हीं सभी चीज़ों को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलो बताओ, पहले क्या स्टेप रहेगी, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना, दिस इज नॉट माय एजेंडा। तो पहली चीज कि सर रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्ट कर लूँ। तो यहाँ पर हमारे अल्टरनेटर वाले भाई साहब, देन उनका खुद का रिएक्टेंस, राइट, यस। अब ये अल्टरनेटर भाई साहब जैसे खत्म हो जाएंगे, देन हमारे पास ये ट्रांसफार्मर वाले भाई साहब आ जाएंगे, उनका रिएक्टेंस होगा, राइट। यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस खत्म। देन यहाँ पर हो चुका है फॉल्ट, यहाँ पर हो चुका है फॉल्ट, और ठीक है, यस। अब यहाँ पर वोल्टेज कितना रहेगा, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस साइड में वोल्टेज 11 केवी है बेटा, इस साइड में 415 वोल्ट है, राइट ना, यस। और इस साइड में जो आपने बेस वोल्टेज लिया है वो भी 11 केवी ही है। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा बेसिकली वी पर यूनिट वो बनेगा सर इस, ध्यान से देखना, इस वाले केस में जो बेस वोल्टेज बनेगा वो क्या बनेगा सर, एक्चुअल वोल्टेज कितना है सर, देखो ना 11, या तो आप बोलोगे सर इधर से 11, तो आप क्या करोगे, इस साइड में आप बोलोगे सर 11 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर 11 ही है, राइट ना। किलो वोल्ट के बदले में बस इतना ही लिखता हूँ, तो एक अच्छे से हम इसको लिख लेते हैं। तो इसको हम करेंगे सर 11 डिवाइड बाई 11 मतलब 1 पर यूनिट हम बोल सकते हैं, गेटिंग। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 पर यूनिट, किसकी, वोल्टेज की। वैसे ही हमने देखा कि देखो यहाँ पर केवीए भी उतना ही है एंड आपके पास वोल्टेज भी उतना ही है, तो उस हिसाब से इसका रिएक्टेंस कितना आ जाएगा बता, इसका रिएक्टेंस आपके पास कोई बता सकता है कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर उतना ही होगा जितना यहाँ पर है, तो एक्स जी मैं बोलता हूँ बेसिकली इसको, जनरेटर का रिएक्टेंस, तो 0.05 पर यूनिट। ओके, अब बहुत ही प्यार से समझना क्योंकि यहाँ पर एक चीज है, क्या है, और वो चीज ये है कि आपको ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस दिया गया है, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस परसेंटेज में दिया गया है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेना, तो परसेंटेज में दिया गया तो हम इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.0421 पर यूनिट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा ट्रांसफार्मर एक्सटी लिखा मैंने यहाँ पर 0.0421 पर यूनिट लिखा। बट ध्यान से देखना, ये जो 11 केवी है यही हमारी इस साइड में बेस है, क्योंकि आपका बेस वोल्टेज ही इस वोल्टेज के बराबर था। तो इस चीज को थोड़ा सा प्यार से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर वाले 11 वाले से देख, ध्यान से सुनना, ट्रांसफार्मर वाले जो भाई साहब है,
ट्रांसफार्मर वाले जो भाई साहब हैं उसका प्राइमरी का वोल्टेज एंड इधर आपने जो बेस वोल्टेज लिया हुआ है वो दोनों की दोनों चीजें सेम थी, इसलिए हमने यहाँ पर कोई चीजें बदली नहीं। बट मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, थोड़ा सा प्यार से समझना जो मैं बता रहा हूँ, कि अगर ट्रांसफार्मर के 11 साइड में 11 वाले साइड में 11 ही बेस केवी है, तो 400 किलो वोल्ट साइड में कितना बेस केवी रहेगा, इसको आप कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए बेसिक सी चीजें आप ऐसा करोगे, सर ट्रांसफार्मर के 11 वाले साइड में 11 के वी बेस के वी है, तो आप क्या बोलोगे? सर ट्रांसफार्मर के 415 वाले साइड में सर 415 ही आपके पास बेस वोल्टेज रहेगा। समझ में आना चाहिए चीज, राइट? तो मतलब इस पॉइंट तक याद रखना, इधर बेस वोल्टेज आपके पास 11 किलो वोल्ट रहेगा, बट जैसे आप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी तक पहुंचोगे बेटा, इस पॉइंट से लेके इस पूरी की पूरी इस केस में, तो इधर बेस वोल्टेज आपके पास 415 वोल्ट होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रांसफार्मर जैसे वोल्टेज बदलता है वैसे बेस वोल्टेज भी तो बदलेगा ना। यस, ऐसा नहीं होगा बेस वोल्टेज पूरे के लिए सेम होगा, ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी के लिए अलग रहेगा, सेकेंडरी के लिए अलग रहेगा। ये क्यों निकाला आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका रिएक्टेंस कितना होगा, तो एक्स पर यूनिट रिएक्टेंस टोटल कितना आएगा। तो एक्स पर यूनिट रिएक्टेंस, तो आप क्या बोलोगे? सर सबसे पहले एक्स पर यूनिट निकालते वक्त सर इसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, तो हम सपोज इसको वर्चुअली आंखों से शॉर्ट कंसिडर करके लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे? सर एक्स पर यूनिट जो आएगा टोटल, तो आप बोलोगे सर एक्स जी प्लस एक्स टी होगा, तो दोनों की एडिशन कर लेना, तो 0.05 प्लस 0.0421, राइट ना? तो इसका एडिशन कर लेना। यस, फिलहाल मैं इसका एडिशन कर लेता हूँ कैलसी पर, ये कितना आता है। हाँ एक सेकेंड, 0.05 प्लस 0.0421, ये आ रहा है मेरे पास 0.0921 आ रहा है, ठीक है। तो इतना पर यूनिट एक्स पर यूनिट मिला। जैसे एक्स पर यूनिट मिलेगा आप क्या निकालोगे बताओ? आप तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर एक्स पर यूनिट टोटल मिल चुका है, तो इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पर आप फॉल्ट करंट निकाल सकते हो। चलो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, तो 1/0.092 कर दोगे, 921, तो इससे आपके पास फॉल्ट करंट कितना मिलेगा? तो इससे आपके पास फॉल्ट करंट मिलेगा 10.85। ओके, आगे भी आता है, मैं 10.85 पर यूनिट याद रखना है, पर यूनिट में करंट मिलेगा। अब आपको अगर सपोज बेस करंट मिल जाए, एक्चुअल करंट चाहिए, ध्यान से देखना फॉर्मूले आपके सामने ही है। आपको अगर बेस करंट मिल जाएगा, तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर सकता कि नहीं कर सकता हूँ? आप देखना फॉल्ट कहाँ पर हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर हुआ है। तो इस समय आपके पास बेस देखना, बेस इतना ही लिया हुआ है हमने, तो कितना है? तो आप बोलोगे सर ये 100 नहीं, 100 नहीं, 200 हो जाएगा। 100 नहीं, 200, क्योंकि बेस एमवी है, 200 है, 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय √3। बट यहाँ पर मैं कौन सा वाला वोल्टेज लूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ध्यान से देखना ये वाला बेस वोल्टेज मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉल्ट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर हुआ है। तो यहाँ पर मैं लूंगा 415। यस, यस 415, इसको सॉल्व कर लेना। यस, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 278.2 एम्पियर के नजदीक नजदीक आ जाएगा ये वाला करंट। यस, अब जैसे ये बेस करंट मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 10.85 इंटू 278 पॉइंट कितना बोलोगे, 278.2, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेना। यस, तो जो फॉल्ट करंट एक्चुअल में मिलेगा आपके पास वो लगभग 3018.5 एम्पियर के लगभग मिलेगा, राइट ना? अब ये करंट आपको मिल चुका है एक्चुअल फॉल्ट करंट। अब हमने बताया ना कि जो एक्चुअल फॉल्ट करंट होता है बच्चा, वही हमारे लिए कौन सा करंट है? ब्रेकिंग करंट है। तो ये ब्रेकिंग करंट भी अगर आपसे पूछेगा तो आप यही बोलोगे कि 3018.5 एम्पियर का हमारे पास ब्रेकिंग करंट रहेगा। और अगर आपको मेकिंग करंट पूछा तो इसी करंट को आप 2.2 से मल्टीप्लाई कर देना, 1800.5 ये कर देंगे, तो आपके पास ये करंट कितना मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3018 पॉइंट, सॉरी 1800 नहीं, 18.5, तो ये मिल रहा है आपके पास 7.697 किलो एम्पियर। मैंने किलो में कन्वर्ट कर लिया है इसको, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हो रहा था। अब ये आपके पास ध्यान से देखना मेकिंग करंट भी मिल चुका है। अब आपको क्या चाहिए? शॉर्ट सर्किट
ब्रेकिंग। यस, बस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ब्रेकिंग करंट कितना मिल जाएगा, सॉरी शॉर्ट सर्किट कितना मिल जाएगा। तो आई पर यूनिट की वैल्यू आपके पास है ना, कितना है रे आई पर यूनिट की वैल्यू सर 10.85 मल्टीप्लाई विथ एम वी ए बेस कितना है सर 200 सॉरी 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। यस, इसको सॉल्व कर लो। तो अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हो, क्या बोलोगे आप एम वी ए में, तो ये 2.175 के बराबर आ जाएगा एम वी ए। मैं एम वी ए में कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो ये आप कर लेना। ओके, एंड अगर आपको शॉर्ट सर्किट सॉरी एम वी ए मेकिंग चाहिए, यही आपके पास ब्रेकिंग बनेगा ना। ध्यान से देखना, ये एमवीए ब्रेकिंग भी होता है या फिर शॉर्ट सर्किट भी होता है, इसी को हम ब्रेकिंग बोल देते हैं। शॉर्ट सर्किट एमवीए या तो ब्रेकिंग एमवीए एक ही चीज है। तो आपको अगर एमवीए चाहिए मेकिंग, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे सर 2.55 इंटू 2.175 एमवीए है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका आंसर आया है कितना है 2.715 मल्टीप्लाई विथ 2.55। ओके, तो जो मिलेगा आपको आंसर वो ध्यान से देखना 5.546 MVA आपको मिल जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। यस, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था बेटा, कुछ नहीं था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, तो इसको मतलब इतना लाइटली मत लेना कि सर मतलब क्या बोलेंगे आप कि सभी चीज़ें सर आसान आसान ही है, मतलब बहुत आसान है। मैं बोल रहा हूँ आसान ही है, बट आपको प्रोसीजर समझ में आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में मैंने और एक ट्विस्ट डाला है, और उस ट्विस्ट को हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि आपको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हमने और एक बार हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें मैंने बेस भी चेंज कर दिया है। क्या बोला है, अब उन्होंने बोला है फॉल्ट ऑकर्स एट लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड पर ही फॉल्ट ऑकर हो रहा है, बट उस समय आपके पास जो बेस लेना है वो लेना है 100 kVA का। अभी तक हमने बेस कितने का लिया था 200 kVA का। अब हम क्या करेंगे, बेस लेंगे 100 kVA का। अब ये 100 kVA का बेस लेने से क्या क्या चीजें बदलेंगी आपको देखना है। देखो ध्यान से देखना, अभी हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अभी उन्होंने ऑलरेडी चीजें दी गई है कि आपको जो एस बेस लेना है, बेसिकली ये जनरेटर का कर लेते हैं, इसको एस बेस की जगह पर ये जनरेटर का एस है। ध्यान से देखना, एस बेस न्यू कर देते, चलो एस बेस इसको न्यू कर लेते हैं। जो उन्होंने दिया है वो हुआ आपके पास कितना 100 kVA। अब जनरेटर के लिए एस बेस ओल्ड कितना है पता, एस बेस ओल्ड जनरेटर के लिए तो वो है आपके पास 200 kVA। यस, तो ये किसके लिए हुआ, ये हुआ जनरेटर के लिए, राइट ना। तो ध्यान से देखना, जनरेटर का एस बेस चेंज हो चुका है, तो इसके हिसाब से जो हम ले रहे थे कि एक्स पर यूनिट की वैल्यू ये वाली, तो ये भी तो बदलेगी ना, क्योंकि नया अगर एमवीए आ रहा है, ध्यान से सुनना आप, नया अगर आपके पास एमवीए चेंज हो रहा है या फिर केवीए चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से पर यूनिट भी चेंज हो जाता है। तो आपको एक चीज पता होंगी कि न्यू पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो पर यूनिट का मैं उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला पता होगा। पर यूनिट न्यू क्या होता है, तो आपको पता है ना कि वो क्या होता है सर, एक्स पर यूनिट ओल्ड। यस, ये फॉर्मूला लास्ट टाइम महाट्रांसको में आया था, और मैंने पर यूनिट याद रखने के लिए बोला था। यहाँ पर पावर, पावर मतलब कौन आ जाएगा एस। यस, जैसे कि पर यूनिट यहाँ पर न्यू है, तो यहाँ पर भी आपको न्यू ही लिखना है। उसको डिवाइडेड में आप देखना, न्यू लिख चुके तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ओल्ड लिखोगे। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने आपको सिखाया था, राइट ना। इस तरीके से करोगे। एंड देन वोल्टेज के लिए जस्ट अपोजिट में ये चीज़ें चलती हैं, तो इसका मतलब वोल्टेज क्या आ जाएगा सर, बेस वोल्टेज ओल्ड यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय बेस वोल्टेज न्यू आ चुका है। एंड वोल्टेज के लिए मैंने बोला था कि गलती से भी एक चीज़ नहीं बोलनी कि वोल्टेज के लिए ब्रैकेट का क्या है बच्चा, वोल्टेज के लिए ब्रैकेट का है स्क्वायर, राइट ना। यस, तो इस हिसाब से हम चीज़ें देखेंगे। देखो पर यूनिट भी आपका कवर अप हो रहा है, फॉल्ट भी कवर अप हो रहा है, तो इसमें ये मत सोचना कि सर टाइम बर्बाद हो रहा है। तो ओल्ड पर यूनिट कितना है ट्रांसफार्मर का, तो 0.05। ओके, एंड नया बेस कहाँ कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 100 का है सर, केवी है तो केवी केवी लिखने की जरूरत नहीं। और ये देखो नया पुराना वाला 200 का था, मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ ध्यान से देखना कि ओल्ड कितना वोल्टेज है, तो ओल्ड 11th है, नए वाले वोल्टेज की बात ही नहीं की है। ध्यान से देखना, जब भी नया वोल्टेज नहीं देखा तो नया एंड पुराना आपको वही लेना है। तो इसका मतलब आप 11 डिवाइड बाई 11 कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर दोगे, या फिर इसको नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 11 डिवाइड बाई 11 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यस, तो इसके हिसाब से नया पर यूनिट रिएक्टेंस कितना मिलेगा,
बताओ, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 0. सॉल्व कर लेना इसको, 0.025 पर यूनिट। ओके, अब देखो आपके लिए बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार बार कि नया पर यूनिट निकालो, बट ये क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल में लेके आ रहा हूँ, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये नया एक्स पर यूनिट मिला। वैसे ही बताओ मुझे, इस ट्रांसफार्मर के लिए भी उसका बेस, उसका एमवीए कितना है 200, बट उन्होंने बोला है कि आपको नया वाला बेस एमवीए अज्यूम करने के लिए बोला है, वो किया 100। उस हिसाब से अगर मैं सपोज ये जनरेटर का हुआ ना, ये जनरेटर वाले भाई साहब का हुआ, तो एक्स पर यूनिट अगर मैं सपोज बोलूँ कि न्यू आपके पास किसके लिए, तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ ये ट्रांसफार्मर के लिए क्या रहेगा, तो आप फिर से वही फॉर्मेट लगा दोगे। तो पुराना वाला कितना है, 0.0421, यस, मल्टीप्लाई बाय नया वाला एम वी। अब ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो 100 डिवाइड बाय फिर से आप 200 करोगे। अब ध्यान से देखना, ट्रांसफार्मर के कोई भी वोल्टेजेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का इस साइड से लोगे तो 11 है, इस साइड से लोगे तो 415 है। यस, तो जो वोल्टेज लेना है ले लो। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, 11 पुराना वाला डिवाइड बाय नया वाला एम वी 11, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सेकेंडरी साइड में से लोगे तो 415, और उस साइड में भी पुराना भी 415 ही है। तो आप दोनों जगह पर कोई भी नंबर उठा सकते हो, उसका स्क्वायर कर सकते हो, मतलब जिसको ये उठाना ये उठाओ, जिसको ये उठाना ये उठाओ। ये आप समझ सकते हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पुराना और ओल्ड वाला एम भी है उतना ही, तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, सॉल्व कर लेना। 0.02105 पर यूनिट, गेटिंग, यस। तो इस हिसाब से आपकी जो डायग्राम बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पर ट्रांसफर जनरेटर का रिएक्टेंस आ जाएगा भाई। देन उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें मिल जाएगी, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर हो जाएगा फॉल्ट, यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, एंड इसका हम कर लेते हैं ग्राउंड। और इस वीटीएच की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। इस साइड में वोल्टेज में कोई छेड़छाड़ी है क्या, नहीं, वोल्टेज में नई चीज़ें नहीं दी थी, तो हम क्या बोलेंगे, सर जो वीटीएच रहेगा वो 11/11 ही रहेगा, मतलब 1 पर यूनिट ही होगा। बट इसकी वैल्यू बदल चुकी है, इसकी वैल्यू कितनी बदल चुकी है, ध्यान से देखना, एक्स पर यूनिट की वैल्यू 0.025 पर यूनिट, और एक्स टी की वैल्यू बदल चुकी है, और वो हो चुकी है 0.02105 पर यूनिट, राइट। अब इस हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ यहाँ से इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना मिलेगा पर यूनिट रिएक्शन टोटल, तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स जी का प्लस एक्स टी का हम एडिशन करेंगे। अब इन दोनों का एडिशन मैंने मतलब ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं करके रखा हुआ है, तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना होगा रे, 0.025 प्लस 0.02105 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.04605 पर यूनिट, राइट ना, यस, पर यूनिट है, ओके, ये पी यू है, पर यूनिट। तो ये मिल जाएगा। वैसे आप फॉल्ट करंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, पर यूनिट फॉल्ट करंट आप कैसे, अरे सर वी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स पर यूनिट टोटल आ जाएगा, राइट। तो इसकी तो वैल्यू 1 ही होती है वी टी एच, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.04605, राइट। तो जो भी आंसर आया है उसका मैं लूँगा रेसिप्रोकल। तो ये कितना मिल जाएगा, तो ये 21.715 एम्पियर नहीं होगा, ये पर यूनिट होगा, क्योंकि ये पर यूनिट करंट है। तो यह इतना आपके पास पर यूनिट करंट मिल चुका है, राइट। अब अगर आपको फॉल्ट करंट चाहिए, तो आप फॉल्ट करंट के लिए आपको क्या होना पता होना चाहिए, बेस करंट पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बेस करंट निकालेंगे बेटा। तो बेस करंट मैं ऊपर निकाल लेता हूँ। तो फॉल्ट यहाँ पर हुआ है ना बेटा, तो बेस करंट यहाँ पर मिलेगा, तो एस बेस अपॉन √3 इंटू वी बेस, राइट। अब ध्यान से देखना कि बेस करंट निकालते वक्त आपको कौन सा यस लेना पड़ेगा, तो नया वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने नया वाला एस बेस बोला है ना, तो कितना आ जाएगा वो 100। प्रीवियस केस में हमने 2,200 लिया था, क्योंकि उस समय नया वाला बेस नहीं दिया था, उन्होंने उसी को ही कंसिडर करके हमने चीज़ें की थी। तो 10⁻³ डिवाइड बाय √3, और वोल्टेज कितना है 415, तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ जाएगा बेस करंट का। तो बेस करंट का आपके पास आ जाएगा भाई 139.12 एम्पियर। अब जैसे बेस करंट मिल जाएगा, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्चुअल फॉल्ट करंट कितना रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, एक्चुअल फॉल्ट करंट सर जो भी बेस करंट है मल्टीप्लाई सर हमारे पास जो भी फॉल्ट करंट पर यूनिट है उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो इसका मतलब सर 21.71, या फिर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ,
139.12 मल्टीप्लाई बाय 21.715, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 139.12, तो आपका जो आंसर आ जाएगा फॉल्ट करंट का, ध्यान से देखना, 3.02 किलो एम्पियर। ओके, किलो एम्पियर, इतना आपके पास फॉल्ट करंट आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखना, अगर आप प्रीवियस स्लाइड पर जाते हो तो प्रीवियस स्लाइड में भी आपके पास इतना ही फॉल्ट करंट आपको देखने को मिला था लगभग। इसको अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो तो 3.018 किलो एम्पियर, मतलब 3 पॉइंट समथिंग समथिंग किलो एम्पियर करंट देखने को मिला था एक्चुअल फॉल्ट करंट। और यहाँ पर भी 3 पॉइंट समथिंग समथिंग किलो एम्पियर आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख सकता हूँ क्या? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ऐसा लिखो कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फॉल्ट करंट एक्चुअल फॉल्ट करंट लिखो, ये बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअल फॉल्ट करंट मैग्नीट्यूड इज सेम, कितना गंदा हेटरेटिक आ रहा है, इज सेम, इज लिखना है मुझे, इज सेम फॉर डिफरेंट एमवीए बेस, फॉर डिफरेंट एमवीए बेस वैल्यू। आपने एमवीए चेंज भी किया फिर भी आपके पास एक्चुअल फॉल्ट करंट उतना ही मिला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ओके, तो एमवीए वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, याद रखना एमवीए सेलेक्ट करने के बहुत सारे मतलब वेज होते हैं। आप सबसे हाईएस्ट वाला एमवीए सेलेक्ट कर सकते हो, या तो सबका एवरेज लेकर कर सकते हो, या तो सबसे छोटा लेकर कर सकते हो, या फिर जितने भी एमवीए वैल्यू होते हैं उसमें से एक वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो, बेस वैल्यूज बेसिकली। ओके, बेस वैल्यू सेलेक्ट करने की चीज़ है ये होती है। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई ये टॉपिक नहीं बनेगा। ओके, अब देखो एक्चुअल फॉल्ट करंट मिल चुका है। अब जैसे एक्चुअल फॉल्ट करंट मिल चुका है, एक्स पर यूनिट मिल चुका है, तो क्या मुझे बताओ कि क्या यहाँ से ही मैं इसको ब्रेकिंग करंट नहीं बोल सकता, राइट ना? ब्रेकिंग करंट बोल सकता ना, क्योंकि एक्चुअल फॉल्ट करंट ही ब्रेकिंग करंट होता है। और अगर मैं सपोज आपको पूछूं कि बताओ मेकिंग करंट कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर 2.55 मल्टीप्लाई विथ आई ब्रेकिंग कर दो सर, तो सीधा सीधा यहाँ पर कन्वर्जन मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो 2.55 मल्टीप्लाई विथ 3.02 कर लोगे तो आपके पास लगभग जो ब्रेकिंग करंट आ रहा है वो 7.701 किलो एम्पियर आ जाएगा, राइट ना? तो ये मेकिंग करंट भी हुआ। अब हम क्या करेंगे, फिर से दो ही चीज बची है और ये रहेगा हमारे पास एमवीए शॉर्ट सर्क्यूट। तो एमवीए शॉर्ट सर्क्यूट कैसे मिल जाएगा बताओ? तो वो तो बोलोगे आप, आपको तो पता है सर, एक्स पर यूनिट आई एक्स पर यूनिट इंटू एमवीए बेस होता है ना बच्चा, या तो आपके पास केवीए बेस, तो पर यूनिट की वैल्यू कितनी है? 21.715 इंटू ये 100 एमवीए था, केवीए था, सॉरी 100 केवीए, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो इसको कन्वर्जन कर लो, 21.37315 मल्टीप्लाई विथ 100, तो कितना आ जाएगा? एमवीए में कन्वर्ट कर लोगे तो 2.1715 एम वी ये बन जाएगा, गेटिंग, इतना बन जाएगा। अब वही अगर आपको सपोज किसी ने पूछा कि बताओ एम वी ए मेकिंग, या फिर यही ब्रेकिंग होता है बेसिकली, एम वी ए ब्रेकिंग होता है, याद रखना शॉर्ट सर्किट को ही ब्रेकिंग एम वी ए बोला जाता है। और अगर आपको मेकिंग पूछा था क्या बोलोगे सर? 2.55 इंटू एम वी ए शॉर्ट सर्किट, या तो हम बोलेंगे ब्रेकिंग, तो यहाँ पर आप शॉर्ट सर्किट या तो ब्रेकिंग लिखो, बात बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू बस आप यहाँ पर पुट कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.55 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.537 एम वी, ये आपके पास बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व किया है, 3 अलग अलग कंडीशन लेके। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन मैंने क्या रखा है। एंड ये भी क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद कुछ शॉर्टकट चीज़ें हम देखेंगे, एंड लास्ट में कुछ चीज़ें हम देखेंगे, देन ये सेशन हमारा एंड हो जाता है। तो इतना समय लगता है इसीलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 या और शायद से आपको पार्ट 3 भी मिल जाएगा आपका फॉल्ट एनालिसिस के लिए, बट पूरा फॉल्ट एनालिसिस कवर अप हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, बट एक दो ही क्वेश्चन ऐसे लूंगा जो आपको चीज़ें कवर अप करा देगा। क्या बोला गया है?
फाइंड द फॉल्ट करंट, फिर से वही चीजें, फॉल्ट करंट निकालना है, मेकिंग करंट निकालना है, ब्रेकिंग करंट निकालना है, मेकिंग करंट, एमवीए शॉर्ट सर्किट, एमवीए मेकिंग ऑफ द फॉलोइंग पावर सिस्टम। क्वेश्चन वही है, पूरा का पूरा डायग्राम बदल चुकी है। और उनने बोला है कि आपके पास ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड पर फॉल्ट हो रहा है एक बार, एंड एक बार आपके पास ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड पर फॉल्ट हो रहा है। तो पहला जो फॉल्ट है हाई वोल्टेज साइड पर होने वाला यहाँ पर है, एंड दूसरा जो फॉल्ट है यहाँ पर है, मतलब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर आपके पास फॉल्ट है। तो अब हम वही चीजें करेंगे। सबसे पहले जो काम होता है बेटा, रिएक्टर डायग्राम निकालने से भी पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको बेस क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। बेस क्वांटिटीज आपको अज्यूम करते आनी चाहिए। तो बेस क्वांटिटीज सेलेक्ट करने के मैं कुछ रूल बता देता हूँ, याद रखना लाइफ टाइम। जब भी पावर सिस्टम होती है ना, पावर सिस्टम में सबसे बड़ा वाला वोल्टेज बेस वैल्यू कभी कभार पर हम लेते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो इसका एमवीए कितना है, 10, इसका कितना है 10, और इतना इसका कितना है 20। तो कभी कभी हम इनमें से ये सबसे ज्यादा जो आपके पास इक्विपमेंट होते हैं उसमें सबसे बड़ा से बड़ा हम ये ले सकते हैं। कोई भी चीज ले सकते हो, रैंडमली भी आप कोई भी चीज ले सकते हो। या तो हम उस नंबर को लेते हैं जो ज्यादा बार आपके पास ज्यादातर टाइम वो चीज रिपीट हुई है। अब ये लेने के लिए हमारे पास एडवांटेज ये मिल जाता है कि बहुत सारी इसका हमें कैलकुलेशन करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि नया बेस लेंगे तो उसके हिसाब से उसके रिएक्टेंस भी चेंज हो जाते हैं। बट अगर हम उसमें से कोई अगर चीज वैल्यू सॉरी उसमें से अगर कोई अगर सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, सिस्टम का रिएक्टेंस एम वी ए या तो आपके पास वी बेस अगर कंसिडर कर लेते हैं, तो रिएक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, वही चीजें रखनी पड़ती है, राइट ना, वही चीजें रहेंगी। बट अगर हम नया बेस लेंगे तो उसके हिसाब से सभी चीजें बदल जाती है, सभी की सभी चीजें बदल जाती है, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ बेटा, अज्यूम कर लेता हूँ कि जो हमारे पास एम वी ए बेस है, या फिर मैं बोलूंगा एस बेस है, वो आपके पास इस पूरे सिस्टम के लिए 100, नहीं 10 MVA है। 10 MVA, आप 20 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 10,000 ले सकते हो, 15 लाख ले सकते हो, वट एवर जो भी लेना है आप ले सकते हो, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं। बट मैंने ले लिया 100 MVA। या 100 MVA मैंने इसलिए लिया ताकि जिन जिनका बेस 100 MVA है ना, उनका जो रिएक्टेंस रहेगा वो मैं सीधा यूज कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं एमवीए चेंज करूंगा, बेस एमवीए चेंज करूंगा 10 के बदले, 100 मैंने बोला सॉरी, 10 के बदले अगर सपोज मैंने कोई दूसरा नंबर लिया रहता तो उसके करस्पॉन्डिंग ये चीज बदल जाती। जैसे आप नया एमवीए लेते हो ना, तो ये एक्स बदल जाता है, पता है ना आपको। यस, इसीलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने यही चीज उठाई कि वही एमवीए, ये बेस एमवीए उठाया जो इस सिस्टम में ज्यादा बार आया। तो इन दोनों के लिए मुझे अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, देखो, अब हमारे लिए बेस एमवीए ये है and इसका एक्चुअल वाला ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका ये 2 पर यूनिट हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी ये चीज बदल जाएंगी। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, बट अभी बस फिलहाल समझ लो। एंड अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर मैं एक बेस वोल्टेज भी लेता हूँ, बेस वोल्टेज सिस्टम का सपोज 33 kV लेता हूँ मैं प्राइमरी साइड में, 33 kV मैं प्राइमरी साइड में लेता हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके सेकेंडरी में कितना बेस चला जाएगा बताओ, खुद ही सोचो। अरे बेटा, जितना ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज है उतना ही आपने बेस वोल्टेज लिया हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, सर सेकेंडरी साइड में जितना ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रहेगा सर उतना ही इधर बेस वोल्टेज रहेगा। समझे अभी, समझे कि नहीं समझे? अरे समझ में ही आना चाहिए आपको ये चीज, ओके। तो मतलब मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज है ना, वही आपको बेस बोला है। मतलब इतने सारे सिस्टम के लिए, इतने सारे सिस्टम के लिए अगर आपको कभी भी बेस वोल्टेज की बात करनी पड़ेगी, तो इधर बेस वोल्टेज आपके पास 33 kV रहेगा। बट अगर आप इधर जाओगे, बट अगर आप इधर जाओगे इतने सारे सिस्टम में, तो इधर आपको बेस वोल्टेज कितना लेना पड़ेगा, 11 kV लेना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर सपोज ये 33 के बजाय कोई दूसरा वोल्टेज ले लेते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर बेस वोल्टेज चेंज हो जाता है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से। तो मैंने ये चेंज नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है उसी को ही बेस कंसिडर किया है, सो दैट मैं सेकेंडरी साइड में भी आसानी से उसी चीज को मैं बेस वोल्टेज कंसिडर कर सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? यस, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ थोड़ी सी ऊपर ऊपर से जा रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद से इस चीज़ को नहीं जानते होंगे कि सर ये बेस वोल्टेज कैसे चेंज होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं, कभी अगर टाइम मिलेगा तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को अभी समझ लेते हैं क्या बोला गया। देखो, अब आपको अगर मैं बताऊँ कि बताऊँ इसका रिएक्टेंस डायग्राम कैसे आएगा, तो इसका रिएक्टेंस डायग्राम बेटा देखो, ये ट्रांसफॉर्मर सॉरी रिएक्टेंस है पहला वाला। तो इन भाई साहब के पास उसका वोल्टेज रहेगा, देन इधर
क्या रहेगा भाई, इधर उसका रिएक्टेंस रहेगा। तो इस तरीके से आपका पहला ट्रांसफार्मर ये रेड वाला, ये इसका VTH1 बोलेंगे या फिर मैं बोलूँगा इसका बेस वोल्टेज मिल जाएगा। देखो इधर भी वोल्टेज कितना है, इसका भी 33, इसका भी 33.3, इसका भी 33.3, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया 33.3 का है। तो इसको मैं 1 पर यूनिट वोल्ट बोल दूँ, इसको मैं V डैश बोल देता हूँ। एंड इसका रिएक्टेंस ध्यान से देखना, जितना MV है उतना ही हमने बेस लिया हुआ है, तो इसका रिएक्टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5% मतलब 0.05 पर यूनिट इसका रिएक्टेंस आ जाएगा। तो Xg1 मैं बोलता हूँ इसको। यस, ये पहला। एंड देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक रिएक्टेंस आ जाएगा, एंड ये लाइक दिस, राइट। तो इसका भी ध्यान से देखना, इधर भी वोल्टेज उतना ही है, तो इसका भी वोल्टेज V डबल डैश की बात करूंगा तो 1 पर यूनिट ही बनेगा। एंड इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, तो इसकी भी वैल्यू 0.04 पर यूनिट ही होगा, जो कि आपके पास X2 बन जाएगा। इस तरीके से आपने ये वोल्टेज बना लिया रिएक्टेंस डायग्राम। अब इसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पर ही रुको, क्योंकि पहले वाले केस में फॉल्ट यहाँ पर ही हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉल्ट बेटा यहाँ पर हुआ है, तो आगे जाने की जरूरत भी नहीं, आगे जाने की जरूरत नहीं। फॉल्ट यहाँ पर हुआ है तो आपको यहाँ से ही एक्स पर यूनिट देखना है। तो एक्स पर यूनिट अगर देखोगे तो मुझे बताना आप क्या करोगे। तो आप इन दोनों को तो शॉर्ट कर दोगे ना, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से ये दोनों रिएक्टेंसेस कैसे आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे पैरेलल में। तो इसका मतलब 0.05 यस इस पैरेलल विथ 0.04। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा बताओ। तो इसका आंसर अभी मैं फिलहाल इसका कैलकुलेशन कर चुका हूँ, तो 0.0222 पर यूनिट बनेगा। गेटिंग, यहाँ तक क्लियर है। और वैसे ही आपको एक थेवेनियंस इक्विवेलेंट वोल्टेज चाहिए, आप बहुत सारे बच्चे ना इसको सीधा सीधा वोल्टेज ले लेंगे। अब यहाँ पर वोल्टेज चाहिए ना आपको थेवेनियंस इक्विवेलेंट, तो यहाँ का VT चाहिए, तो VTH कैसे मिलेगा, तो VTH के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताई थी। जब भी इस तरीके का सर्किट आएगा तो आपको एक VTH निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट दी थी। क्या करना, ये वाला वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय दिस इम्पीडेंस, ये वाला वोल्टेज मल्टीप्लाई विद दिस इम्पीडेंस। ये चीज़ मैंने आपको बोली है कहाँ पर, नेटवर्क थ्योरी में आपको मैंने पढ़ाया हुआ चीज़ है। ओके, तो आप क्या करोगे, 1 पर यूनिट, या फिर चलो मैं आपके लिए समझाने के लिए ही लिख देता हूँ, V डबल डैश मल्टीप्लाई विथ Xg1 प्लस V सिंगल डैश मल्टीप्लाई विथ Xg2 डिवाइडेड बाय आपको करना होता है G1 प्लस G2, राइट। तो ये सब चीज़ें आप पुट कर लेना, अभी मैं यहाँ पर पुट नहीं करूँगा, तो इसकी वैल्यू 1 पर यूनिट आती है। ओके, क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है, कंसेशन को यहाँ पर समझाना मतलब समझाना भी है। कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करके आपको ये चीज़ मिल जाएंगे, तो VTH आपका इतना मिल जाएगा, राइट। जैसे VTH आपको 1 पर यूनिट मिल रहा है, तो आप I पर यूनिट कैसे निकालोगे बताओ। अरे बच्चा, फॉल्ट करंट बेसिकली पर यूनिट कैसे निकालोगे आप, तो आप बोलोगे सर VTH डिवाइडेड बाय XTH, या तो आप बोलेंगे XTH पर यूनिट निकालेंगे सर, जो कि हमें पता है। अब इसकी वैल्यू तो 1 आ चुकी है, डिवाइड बाय एक्स पर यूनिट की वैल्यू 0.0222 आ जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो फॉल्ट करंट आपके पास कितना आ जाएगा, लगभग 45.045 पर यूनिट। यस, फॉल्ट करंट जैसे ही मिल चुका है, अब आपको बेस करंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों बेस करंट की, क्योंकि आपको एक्चुअल फॉल्ट करंट पूछा है। तो बेस करंट कैसे मिलेगा सर, एस बेस अपॉन √3 इंटू वी बेस, राइट ना। तो एस बेस, बेस कितना है तो देख सकते हो सर, MVA बेस मतलब 100। यस, तो हम बोलेंगे सर 10, 100 नहीं 10, 10⁻³ नहीं, अभी 6 होगा, डिवाइड बाय √3, राइट। अब ध्यान से देखना, इस साइड में वोल्टेज फॉल्ट जहां पर हुआ है वहां पर बेस वोल्टेज कितना है, या फिर आप देखो ना बेस वोल्टेज कितना है, तो 3.33 है। यहाँ पर लिखेंगे 3.33 इंटू 10⁻³ राइट ना। तो इसको सॉल्व कर लो, तो इससे आपके पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.749 किलो एम्पियर। तो आपके पास बेस करंट इतना मिला है। तो एक्चुअल फॉल्ट करंट अगर मैं आपसे पूछूं, एक्चुअल फॉल्ट करंट तो आप कैसे निकालोगे बताओ। फिर से आपको पता ही चल चुका होगा कि बेस करंट मल्टीप्लाई सर जो भी आपके पास फॉल्ट करंट है सर पर यूनिट का, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। इट मीन्स 45.045 मल्टीप्लाई विथ 1.749, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, लगभग 78.8083 किलो एम्पियर। तो ये आपके पास कौन मिल जाएगा सर, ये एक्चुअल फॉल्ट करंट मिल जाएगा, जो कि आपके पास आई
ब्रेकिंग करंट भी कहलाता है। तो आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपने फॉल्ट करंट भी निकाला, ब्रेकिंग करंट भी निकाला। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ इसका मेकिंग करंट कितना रहेगा, तो आप मेकिंग करंट कैसे निकालोगे? देखो 2.55 इंटू आई ब्रेकिंग करंट निकालोगे तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लेना। मैं आपको सीधा आंसर इसका, नहीं मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी नहीं करके रखा था, मैं खुद ही करता हूँ। तो कितना था बेटा? हाँ 78.8083 मल्टीप्लाई बाय 2.55 करोगे तो देखो आपके पास ये लगभग आपके पास मेकिंग करंट मिल जाएगा। ये किलो में था ना, तो 200.961 किलो एम्पियर इतना आपको मेकिंग करंट भी मिल जाएगा, राइट ना? मेकिंग करंट। ओके, तो ये मेकिंग करंट मिला। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको मेकिंग करंट भी मिला। ओके, अब आपको अगर सपोज शॉर्ट सर्किट एमवीए चाहिए तो आप कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ पर शायद से 2 पेजेस रहेंगे। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीज़ें निकाल चुका हूँ मैं आपके लिए। तो उससे पहले हम लैपटॉप को कर लेते थोड़ा सा चार्ज, क्योंकि चार्जिंग ख़त्म होने वाली है। ओके फाइन। अभी देखो हमने आई जो चीज़ें अभी तक हम निकाल चुके हैं उसको निकाल लेते हैं। आई फॉल्ट करंट एक्चुअल कितना मिल चुका है बताओ? एक्चुअल करंट कितना मिल चुका है? तो जो एक्चुअल करंट है वो आपको मिल चुका है 78.8083 किलो एम्पियर, राइट? ये चीज़ हमें मिल चुकी है। अब हमने बोला कि यही करंट हमारे लिए आई ब्रेकिंग करंट होता है। तो अगर यही करंट हमारे लिए आई ब्रेकिंग करंट है तो इससे हम मेकिंग करंट निकाल सकते हैं ना। तो व्हाट इज द मेकिंग करंट? अभी हमने देखा कि दैट इज अ 2.55 इंटू आई ब्रेकिंग। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली? अभी अभी हमें 200 200.961 किलो एम्पियर इतनी मिल चुकी है मेकिंग करंट। अब हमें क्या चाहिए सर? केवीए या तो एसएमपीए रेट, सर्किट ब्रेकर रेटिंग, या फिर हम बोलेंगे एमवीए शॉर्ट सर्क्यूट। तो इसको कैसे निकाला जाता है? तो आप बोलते हैं सर आई पी पर यूनिट, सॉरी आई एक्स पर यूनिट, सॉरी हाई फॉल्ट करंट पर यूनिट इंटू यहाँ पर हम करेंगे सर एम वी ए बेस करेंगे, राइट ना? यस। अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सभी को समझ में आ रही होंगी जो मैं समझा रहा हूँ। तो एक्स पर यूनिट की वैल्यू आई आई एक्स पर यूनिट नहीं, आई आई क्या भाई, आई एफ पर यूनिट। उसकी वैल्यू कितनी थी? कितनी थी बेटा? कहा गया 48। चलो मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ 48। 48 क्या मैं बोल रहा बेटा? 48 नहीं, 45,045 इंटू बेस एम कितना है हमारे लिए? तो बेस एम कितना लिया है देखो? यस 10 लिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर लेंगे 10। ओके 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 450.45 एम वी ए बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस, इतना बन जाएगा। और यही चीज़ अगर आपको ये पूछ लेता कि जेड, जेड नहीं, कि एम वी ए बताओ, इसकी थोड़ी सी थिकनेस में बढ़ा लेता हूँ, कि बताओ भैया आपके पास एम वी ए मेकिंग बताना, तो आप क्या बोलोगे? 2.55 इंटू एम वी ए आपके पास क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट या तो ब्रेकिंग आप बोल दोगे, क्योंकि यही चीज़ बेसिकली आपके पास एम वी ए ब्रेकिंग भी होता है, याद रखना। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2.55 इंटू आपके पास ये 450.45 हो जाएगा। यस, तो 2.55 मल्टीप्लाई बाय 450.45 हो जाएगा। तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा 1100 1148.64 एम वी ए आपके पास बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी ही चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो मैंने सभी चीज़ें कवर अप करा दी। आपको मेकिंग करंट निकालना सिखा दिया, ब्रेकिंग करंट निकालना सिखा दिया, फॉल्ट करंट निकालना सिखा दिया, आई फॉल्ट करंट एक्चुअल निकालना सिखा दिया, बेस करंट निकालना सिखा दिया, पर यूनिट करंट निकालना सिखा दिया, एमयूए शॉर्ट सर्किट, एमयूए ब्रेकिंग, एमयूए मेकिंग, एमयूए मेकिंग, सभी चीज़ें हम आपको यहाँ पर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यस, अब इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन यहाँ पर ही रुका नहीं है। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जब आपके पास फॉल्ट यहाँ पर होगा तब आपको ये सभी चीज़ें निकालनी है।
फॉल्ट आपके पास ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर होगा। देखो, अब अगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर होगा, मतलब जब हम यहाँ से रिएक्टेंस निकालेंगे तब इसका भी तो रिएक्टेंस आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, ट्रांसफार्मर का भी तो रिएक्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम इसका रिएक्टेंस निकालेंगे ट्रांसफार्मर का, तो सीधा सीधा इसको मत ले लेना। क्यों? क्योंकि देखो आपने बेस 10 लिया हुआ है और इसका एक्चुअल 20 है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ का नया रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा ट्रांसफार्मर का। बट इसके लिए हमने क्यों नहीं निकाला था? क्योंकि आपका जो बेस एमवीए है, बेस एमवीए है जिसकी वैल्यू 10 है ना एमवीए, एंड आपके पास एक्चुअल जो अल्टरनेटर थे दोनों के दोनों, उनके एमवीए रेटिंग सेम थे, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू सीधा सीधा यही यूज़ कर ली थी। बट इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। किसकी? इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपके ट्रांसफार्मर की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आपने बेस नया वाला लिया है। नया मतलब उसके हिसाब से नहीं लिया है। उसका कितना है? खुद का एक्चुअल 20 एमवीए है और आपने कितना लिया है? 10 लिया हुआ है, तो इस हिसाब से इसका नया रिएक्टेंस बदल जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से कुछ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं अभी पहले तो इसका एक्स ट्रांसफार्मर न्यू निकाल लेता हूँ। तो कैसे मिलेगा सर? ओल्ड कितना है उसका? ओल्ड 2% मतलब 0.2 मल्टीप्लाई विद नया वाला एम वी ए 10 है एंड पुराना वाला 20 है। वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं, तो मैं इसको सपोज 11 डिवाइड बाई 11 कर लेता हूँ, सेकेंडरी साइड यूज़ कर लेता हूँ। ऐसा कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? राइट, 33.33 करोगे तो भी चलेगा, अल्टीमेटली तो उसको तो 1 ही होगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.0 पर यूनिट, राइट ना? यस, फाइन। अब आपके पास अगर देखोगे, यस, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं किया है मैंने। कुछ भी तो गलत नहीं किया है शायद से मैंने, क्योंकि 20 नया वाला 20 था, पुराना वाला। एक सेकेंड, लेट मी क्रॉस चेक इसकी वैल्यू कितनी ली है मैंने। कितना नया वाला? तो मैंने ये लिया है पुराना वाला। एक्स न्यू चाहिए ना, तो न्यू तो 20 था, 20 के हिसाब से ये तो आधा हो जाएगा। एक सेकेंड, 0.02 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइड बाई ये 20, तो 0.01 हो जाएगा ये, नॉट 0.04, 0.01 पर यूनिट हो जाएगा। यस, 0.01 पर यूनिट आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 पर यूनिट हो जाएगा। इस हिसाब से इसकी रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनेगी? तो देखो, पहले अल्टरनेटर के हिसाब से, ये पहला अल्टरनेटर उसका रिएक्टेंस, देन दूसरा अल्टरनेटर में दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ, उसका रिएक्टेंस रहेगा एंड उसका इंटरनल वोल्टेज। यस, एंड उसके बाद ये ट्रांसफार्मर भी आ जाएगा आपके पिक्चर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, राइट ना? फॉल्ट यहाँ पर हुआ है, तो हमें यहाँ से चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो एक्स पर यूनिट इक्विवेलेंट आप यहाँ से देखोगे, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ें बनेगी कैसे? कैसी चीज़ें बनेगी? तो ध्यान से देखना, इसकी भी 1 पर यूनिट ही बनेगा। तो ये अभी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू 1 पर यूनिट होती है एंड वी डबल डैश की भी वैल्यू 1 पर यूनिट ही होती है, राइट ना? यस, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी थी रे? 0.05 पर, एक सेकेंड, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, सेशन बड़ा होगा, आई नो। तो एक्स जी वन की वैल्यू है 0.05 पर यूनिट पी यू। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। ओके फाइन, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.05 पर यूनिट और इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.0। बट इसको लिखना तो पड़ेगा ना, ये क्या है? दिस इज योर एक्स जी टू सेकेंड जनरेटर का रिएक्टेंस 0.04 पर यूनिट। ओके, और इसका जो ट्रांसफार्मर का नया रिएक्टेंस जो मिला है वो है आपके पास 0.01 पर यूनिट। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो, अभी अभी हमने देखा था कि इन दोनों का आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना बना था रे? 2.22 कुछ तो बना था ना, 0.2222 बना था पर यूनिट पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब ये 0.0222 प्लस 0.01 बन जाएगा, राइट ना? यस, तो इसकी एडिशन अगर हम कर लेते तो कितना हो जाएगा? तो 0.0222 प्लस 0.01, राइट? तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो दिस इज योर 0.0222
0.03222 पर यूनिट आपके पास ये हो जाएगी, राइट ना, एक्स पर यूनिट। जैसे ही एक्स पर यूनिट मिल जाएगा आप आई एफ पर यूनिट निकाल सकते हो। आप बच्चा बच्चा बोलेगा कैसे निकाला जाएगा सर, वी डिवाइडेड बाय वी टी एच बेसिकली, डिवाइडेड बाय अगर आप कर लेते हो यहाँ पर कितना, एक्स पर यूनिट। तो उससे पहले आपको वी टी एच तो पता होना चाहिए ना। तो वी टी एच हमने अभी अभी भी निकाला था कि वी टी एच के लिए कैसे निकालेंगे सर, वी टी एच निकालेंगे वी वन डैश इंटू एक्स जी वन प्लस वी डबल डैश इंटू एक्स जी टू डिवाइडेड बाय एक्स जी टू, सॉरी एक्स जी टू प्लस एक्स जी वन करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू 1 पर यूनिट आ जाएगी। याद रखना, ये सभी चीज़ें कर लेना, बाकी कुछ कैलकुलेशन करेंगे नहीं हम। तो ये हो जाएगा 1/x पर यूनिट 0.0322 करेंगे। तो ये अगर सॉल्व कर लेते हो तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये हो जाएगा 31.055 पर यूनिट हो जाता है, राइट ना, यस, इतना पर यूनिट। अब हम एक्चुअल करंट निकालेंगे। तो एक्चुअल करंट मतलब सॉरी एक्चुअल करंट निकालने के लिए तो आपको बेस करंट पता होना जरूरी है। तो आई बेस कैसे मिलेगा, तो सर एस बेस अपॉन √3 इंटू वी बेस। तो बेस वोल्टेज कितना लिया सर, बेस एमवीए कितना लिया, तो 10। तो 10 एमवीए मतलब 10 इंटू 10⁻³ नहीं 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय √3 इंटू बेस वोल्टेज कितना है उस साइड में, तो बेस वोल्टेज देखना 11 है, यहाँ पर हम करेंगे 11 10⁻³ यस। तो इस हिसाब से इसका करंट कितना आ जाएगा, तो ये आता है 0.5248 किलो एम्पियर, इतना आ जाएगा ये करंट। तो जैसे आपको बेस करंट मिल जाएगा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्चुअल फॉल्ट करंट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, एक्चुअल फॉल्ट करंट सर आपने अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हो जाएगा सर फॉल्ट करंट इन पर यूनिट मल्टीप्लाई विथ बेस करंट। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना दोनों की दोनों चीज़ें, ये आपको मिल जाएगा 16.299 किलो एम्पियर, राइट ना। और यही करंट आपको पता है कि यही करंट हमारे पास ब्रेकिंग करंट होता है। और अगर आपको अब अगर कोई भी पूछेगा कि बताओ मेकिंग करंट क्या रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, मेकिंग करंट इज 2.55 टाइम्स ऑफ आई ब्रेकिंग करंट। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो 2.55 2.55 नहीं, ये कितना हो जाएगा 16.299 मल्टीप्लाई बाई 2.55 करेंगे तो आपका आई मेकिंग करंट भी आपको देखने को मिल रहा है, वो है 41.562 किलो एम्पियर। तो ये आपके पास आई मेकिंग करंट मिल चुका है, राइट ना, यस। अब आपके पास ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, जो आई मेकिंग करंट मिल चुका है तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, आपको और एक चीज निकालनी है जो है कि आपके पास एमवीए शॉर्ट सर्किट, एमवीए शॉर्ट सर्किट। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था सर, आई एफ पर यूनिट इंटू एमवीए बेस, एमवीए बेस, करेक्ट। तो आई एफ शॉर्ट सर्किट का करंट कितना था रे, देखो आई एफ शॉर्ट सर्किट पर यूनिट कहाँ गया पर यूनिट आई एफ, ये देखो 31.055 इंटू ये 10, तो अगर आप देखोगे तो 310.55 एम वी ए का आपके पास क्या मिल रहा है, एम वी ए शॉर्ट सर्किट, या फिर हम इसी को ही बोलते हैं एम वी ए रेटेड, या फिर हम बोलेंगे ब्रेकिंग। तो अगर आपको एम वी ए मेकिंग निकालना रहेगा, बस कुछ नहीं, आप तो आपके पास बहुत आसान है, एम वी ए अगर आपको मेकिंग निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालोगे, 2.55 इंटू इंटू आप करोगे सर एम वी ए ब्रेकिंग, या तो आप बोलोगे सर शॉर्ट सर्किट। तो इसको बस मल्टीप्लाई कर देना किससे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 310, एक सेकेंड, 310.55 मल्टीप्लाई बाई 2.55 करेंगे तो आपका एम पी ए रेटेड मिल जाएगा 791.19 एम वी ए आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बट अगर आपको और एक चीज़ मैं आप ही लास्ट में आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, और वो ये है कि अगर आपको एम वी ए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एम वी ए मेकिंग निकालना है तो ये तो फॉर्मूला है ही, बट आप कंसेप्चुअली भी ऐसे भी बोल सकते हो कि एम वी ए अगर आपको मेकिंग निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि √3, सबसे पहले 3 फेज है इसलिए क्या करोगे आप, √3 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पर आई मेकिंग करंट भी यूज कर सकते हो, इंटू वी बेस करोगे तो आपको इतनी ही चीज मिल जाएगी जो यहाँ पर आपको मिली, कर लेना, ये आपको उतनी ही चीज देखने को मिलेगी जो कि आपके पास 791.91 एम वी ए मिल जाएगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, नॉट लाइक दैट, ओके। तो दिस इज अ वेरी इजी थिंग कि आप, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो अभी सभी को समझ में आ गई होंगी। देन हम
कुछ और भी चीज़ें देखेंगे और यहाँ पर मैंने निकाली है एक शॉर्टकट ट्रिक, और आपको ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है। अब ये शॉर्टकट ट्रिक किसके लिए है? तो ये जो शॉर्टकट मेथड है वो है आपके पास टू कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट एमवीए। एमवीए शॉर्ट सर्किट निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है। तो उसके लिए तो कुछ स्टेप है, सबसे पहले समझा देता हूँ, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करना है? कैलकुलेट द इंडिविजुअल शॉर्ट सर्किट एमवीए ऑफ ईच इक्विपमेंट लाइन, जैसे लाइक होना चाहिए यहाँ पर, बेसिकली मैंने लाइन लिखा है, मतलब यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई मेरे से, तो यहाँ पर लाइन नहीं है, लाइक है, लाइक जनरेटर, मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो इसके आगे इस तरीके की चीजें जो रहेंगी, इनका इंडिविजुअल इंडिविजुअल खुद का एक इंडिविजुअल शॉर्ट सर्किट एमवीए आपको कैलकुलेट करना है। देन आपको क्या करना है? फॉर द पैरेलल कनेक्शन, अगर वो पैरेलली कनेक्टेड है, द इक्विपमेंट टेक अ सीरीज कैलकुलेशन जस्ट लाइक अ कैपेसिटर। उनके सीरीज कैलकुलेशन कैसे लेने हैं? जैसे कैपेसिटर के होते हैं, एंड कैलकुलेट एमवीए, एंड उसके उससे आपको एमवीए निकालना है। एंड फॉर द सीरीज कनेक्टेड इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट सीरीज कनेक्टेड रहेंगे, देन आपको क्या करना है? पैरेलल कैलकुलेशन लेना है, जस्ट लाइक योर कैपेसिटर, जैसे आपके पास पैरेलल कैलकुलेशन होता है कैपेसिटर का, उस तरीके से। ओके, एंड कैलकुलेट द एमवीए, कैलकुलेट द एमवीए आपको निकालना है। ओके, एंड फाइंड आउट द ओवरऑल एमवीए। यस, इस तरीके से उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर लाइक कर देता हूँ मैं फिर से, या फिर मैं इस वर्ड को हटा ही देता हूँ, एंड यहाँ पर जो लिखना था मुझे, ये चीज़ को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ओके, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिकली लाइक जनरेटर, मोटर और ये सब चीज़ें। अब इस क्वेश्चन को क्या मैंने बोला, ये पूरा रामायण महाभारत, इसको मैं बताता हूँ आपको। इस मशीन का अल्टरनेटिंग शॉर्ट में आपको इसका एमवीए निकालना है। एमवीए कैसे निकलता है? शॉर्ट सर्किट एमवीए इंडिविजुअल अल्टरनेटर का, तो इसका कैसे निकलेगा? तो उसकी जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय उसका रिएक्टेंस कर देना। तो परसेंटेज नहीं, 0.04 कर लेना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 10 डिवाइड बाई 0.04 होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखना, 250 MVA, राइट ना, इसका इंडिविजुअल। वैसे इसकी भी निकालनी है। इसकी कैसे निकालोगे? MVA शॉर्ट सर्क्यूट, राइट ना, इसका कैसे निकालोगे? उसकी MVA रेटिंग डिवाइड बाई उसका ही रिएक्टेंस, तो 0.05 कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 10 डिवाइड बाई 0.05 कर लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 200, राइट ना, 200 MVA हो जाएगा। अब मुझे बताना, अगर फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है, तो इस हिसाब से आप इतना ही देखोगे ना, मतलब ये दो ही इक्विपमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे आपके पास फॉल्ट करंट कंट्रीब्यूशन के लिए? यस। तो फॉल्ट करंट कंट्रीब्यूशन के लिए आपके पास ये दो ही जनरेटर आएंगे ना। तो ये दो जनरेटर है, तो अब ये दो जनरेटर कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो मैंने क्या बोला है कि अगर पैरेलल कनेक्टेड रहेंगे, पैरेलल कनेक्टेड रहेंगे, देन आपको टेक सीरीज कैलकुलेशन, उनके सीरीज कैलकुलेशन लेने, जैसे कि हम कैपेसिटर में पैरेलल में जब दो कैपेसिटर होते हैं तो उनके एडिशन करते हैं, वैसे ही अगर हमारे पास दो इंडक्टर, अगर सॉरी दो जनरेटर अगर पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे, तो इनका इक्विवेलेंट, अगर फॉल्ट यहाँ पर होगा तो यहाँ से MVA, अगर आपको ओवरऑल निकालना है शॉर्ट सर्किट टोटल निकालना है, अगर फॉल्ट यहाँ पर होगा, तो आपको क्या करना है? इनके पैरेलल वाली चीजें लेनी। पैरेलल में हम क्या करते हैं? 250 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, मतलब ऐसा बोल दो कि पहले जनरेटर का MVA दोनों पैरेलल में, चलो मैं आपको लिख ही देता हूँ, MVA शॉर्ट सर्किट ऑफ फर्स्ट जनरेटर मल्टीप्लाई विथ MVA शॉर्ट सर्किट ऑफ सेकेंड जनरेटर डिवाइडेड बाय उनकी दोनों की एडिशन करनी है। तो MVA शॉर्ट सर्किट ऑफ फर्स्ट जनरेटर प्लस MVA शॉर्ट सर्किट ऑफ सेकेंड जनरेटर, ऐसा कर लेना। तो आप क्या बोलोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय दोनों के एडिशन करेंगे, ये 200 प्लस 250, तो कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 200 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये? 450, राइट। इसको सॉल्व कर लो बस। यस, आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी बच्चा, यहाँ पर मैंने एडिशन करनी थी ना। आई एम सॉरी, मैं क्या ही कर रहा हूँ, पढ़ाते वक्त कुछ चीज़ें हो ही जाती है। पैरेलल एडिशन करनी है ना बेटा, तो दोनों की सीधा सीधा एडिशन कर लेना। MVA ओवरऑल, MVA टोटल अगर निकालना है, टोटल शॉर्ट सर्किट, तो आप दोनों का एडिशन कर लेना बस। ये पहला वाला है सपोज, ये दूसरा वाला है, तो दोनों के एडिशन कर लोगे तो 200 प्लस 250, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 450 MVA हो जाएगा, राइट ना, 450 MVA। अब ये सेम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ये सेम क्वेश्चन है। अब ये अगर सेम क्वेश्चन है,
कौन सा क्वेश्चन है उसमें हमने 450 MVA निकाला है, तो उसके लिए देखना आपने कितने पापड़ बेले जब फॉल्ट यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर फॉल्ट हुआ था रे? देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखो जब हमारे पास फॉल्ट, ये देखो फॉल्ट यहाँ पर हुआ तो कितने पापड़ बेलकर हमें 450 आंसर मिला था। पॉइंट को छोड़ दो थोड़ा सा, पर 450 आंसर लाने के लिए कितनी सारी चीजें की, तब जाकर हमारे पास एमयूए शॉर्ट सर्किट 450 मिला था। बट अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, शॉर्टकट मेथड अगर हम यूज कर लेते बेटा, तो देखो कितने कम समय में आपका आंसर आ रहा है। खुद एक एक का इंडिविजुअल एमवीए शॉर्ट सर्किट निकाल लेना बहुत आसान है। उसका एमवीए रेटिंग डिवाइड बाय उसका रिएक्टेंस, एमवीए रेटिंग डिवाइड बाय उसका खुद का रिएक्टेंस कर देना। देन अगर ये दोनों पैरेलल में है तो उनके रिएक्टेंस को सीधा ऐड कर लेना, जैसे हम कैपेसिटर में कर लेते हैं, ये ऐसी चीजें करनी है। और ये दोनों अगर सपोज सीरीज में रहेंगे इक्विपमेंट, तो उनको एडिशन करना है, राइट। अब अगर फॉर एग्जांपल ये तो चीज हो गई ना, ये तो चीज हो गई, ध्यान से देखना, ये चीज हमारे पास यहाँ तक आपके पास चीजें खत्म है। अब ध्यान से देखना, इसी में ही अगर ऐसी चीज रहेगी कि आपको ये पूछा जाता, ये कब की बात है, ध्यान से देखना, ये चीज मैंने अभी जो आंसर निकाला है, फॉल्ट एट लोकेशन नंबर 1। अब अगर आपके पास सपोज फॉल्ट एट लोकेशन नंबर 2 पर होता, फॉल्ट, एक सेकेंड, अब अगर सपोज आपके पास फॉल्ट 2 पर रहेगा, तब आपके पास एमवीए रेटिंग क्या आ जाएगा। तो एक काम करना, सबसे पहले तो सबका इंडिविजुअल निकालना है। तो इसका एमवीए शॉर्ट सर्किट क्या आ जाएगा, एमवीए सपोज मैं इसको बोलता हूँ शॉर्ट सर्किट 3, इसको मैं 3 बोलता हूँ ना, शॉर्ट सर्किट 3। तो इसका कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 200 उसका खुद, सॉरी 20 इसका खुद का है एमवीए, और उसका रिएक्टेंस कितना है सर 2%, 2% मतलब 0.02 कर लोगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। कैलसी भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो 200 डिवाइड बाई 0.02 कर लोगे तो, आई एम सॉरी मैंने 200 बोल दिया, आपके पास ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.02, 200 नहीं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 1000। ओके 1000 एमवीए ये बन जाएगा इसका खुद का इंडिविजुअल। अब जब फॉल्ट यहाँ पर होगा तो ध्यान से देखना इस बात को, कि पहले वाले का सपोज मैं बस ऐसे समझा रहा हूँ आपको, ये पहला अल्टरनेटर है उसका एमवीए है, बस उसका पहला एमवीए का कितने का एमवीए है सर 200, राइट ना। अब जो दूसरा अल्टरनेटर है, ध्यान से देखना, ओके, इसको मैं इस तरीके से ग्राउंड कर देता हूँ, सो आपको चीजें समझ में जाए। इसका एमवीए कितना है रे, कितना मिला था 250, ओके। अब यहाँ पर जब फॉल्ट हुआ था, ध्यान से देखना, यहाँ पर जब फॉल्ट हुआ था तो अब हमने इन दोनों की एडिशन की थी, पैरेलल में हमें एडिशन करनी, जैसे हम कैपेसिटर में करते हैं, यस। अब उसके बाद बट हमें आगे भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर का भी तो एमवीए मिला है ना, जो कि आपके पास कितना है 1000 एमवीए है, एंड फॉल्ट यहाँ पर हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फॉल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहाँ पर फॉल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला है, फॉल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। मतलब अगर मैं अब आपसे बोलूँ तो बेटा आप बोलोगे सर इस समय ये दोनों पैरेलल में है, एंड इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके सर सीरीज में आ जाएगा, राइट। तो इन दोनों का पैरेलल का कॉम्बिनेशन हमने निकाला था, कैसे मिलता है, पैरेलल कैपेसिटर जैसा आएगा, तो जो कि हमें मिल चुका है 450 MVA, एंड जो भी MV आएगा 450 वो इसके लिए सीरीज में चला जाएगा। मतलब अगर मैं सपोज आपको बताने की कोशिश करूंगा तो कुछ इस तरीके से, ओवरऑल आपको ध्यान से देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ओवरऑल इन दोनों का इस तरीके से सपोज मैं ग्राउंड लेता हूँ, एंड ये आपके पास 1000 रहेगा, एंड फॉल्ट यहाँ पर हुआ है, कहाँ पर फॉल्ट हुआ है, यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, तो इसका 1000 MVA है, एंड इसका कितना है 450 MVA है, एंड फॉल्ट यहाँ पर हुआ है। तो अब ये दोनों सीरीज में, अब सीरीज में रहेंगे तो पैरेलल जैसी चीजें करनी है, मतलब जैसे आप कैपेसिटर में करते हो। तो अब अगर मुझे MVA टोटल चाहिए बेसिकली, अब जब फॉल्ट दो जगह, मतलब फॉल्ट 2 पर होगा, मतलब इस लोकेशन नंबर 2 पर होगा, अब अगर मुझे टोटल MVA चाहिए शॉर्ट सर्किट, तो अब ऐसा कर सकते हो जो मैंने अभी आपको गलती से बताया था, 1000 डिवाइडेड बाय 450 प्लस 1000 कर लोगे तो आपका आंसर जो मिल जाएगा आपको लगभग मिल रहा है 310.4 MVA, जो कि ये आंसर लाने के लिए आप समझाते हुए मुझे समय लगा है।
जो कि ये आंसर लाने के लिए हमें बहुत बड़े से मतलब बहुत टाइम लगा था हमें ये आंसर लाने के लिए, जो कि आप देख पा रहे हो कि देखो इस क्वेश्चन को लाने के लिए हमने एक्स पर इंट निकाला, ये सब चीज़ें निकाली, देन हमने यहाँ पर 310 पॉइंट समथिंग 310 सपोज ऐसा ही समझ लो, नट एंड सेल में 310 एमवीए का आपको शॉर्ट सर्किट एमवीए मिला था। बट ये आंसर हम कितना जल्दी लाते हैं जब अगर हम शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, उतना ही आंसर 310.44, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा बट आपके आंसर बिल्कुल सही मिल जाएंगे बेटा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट सर्किट का शॉर्ट कट मेथड आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट चीज़ है क्या। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ और मुझे इसका आंसर चाहिए। अगर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आपको कितने, 1 2 3 4 5 5 MVA शॉर्ट सर्किट निकालना है। एक तो MVA टोटल MVA है, याद रखना टोटल निकालना है शॉर्ट सर्किट MVA एट लोकेशन नंबर 1, मतलब जब यहाँ पर फॉल्ट होगा तब कितना शॉर्ट सर्किट MVA आएगा। ओके, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट यहाँ पर ये वाला निकालना है। वैसे आपके पास MVA निकालना है, टोटल ही MVA ओवरऑल MVA जब आपके पास फॉल्ट नंबर 2 पर फॉल्ट होगा, मतलब यहाँ पर जब फॉल्ट होगा तब। यस, एंड इसको मैं समझा दूंगा। वैसे ही आपको ये सभी चीज़ें करती जानी है, कब तक, जब तक आपको पूरा MVA टोटल ही निकालना है, अप टू फॉल्ट आपके पास 5 तक होता है तब तक। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब यहाँ पर फॉल्ट होगा बेटा याद रखना, तो फॉल्ट ये इस तरीके से करंट जाएगा, इस तरीके से करंट जाएगा, ये इस तरीके से फॉल्ट करंट पहुंचेगा, ये इस तरीके से फॉल्ट करंट पहुंचेगा, बट ये इस तरीके से फॉल्ट करंट नहीं पहुंचेगा। राइट, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। जब आपके पास फॉल्ट यहाँ पर होगा, फॉल्ट 1 पर रहेगा, तब आपको इंडिविजुअल इन सभी का ही इन इतने ही इसको अफेक्ट करेंगे। ओके, तो इनका ही आपको कंसिडर करके चलना है, मतलब खुद का एक एक का इंडिविजुअल चीज़ें निकाल लेना, एंड देन उसको पैरेलल है सीरीज है उसके हिसाब से आप इसका रिएक्टेंस निकाल सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैं आप अगर आप इसकी बात करूँ तो इसका शॉर्ट सर्किट एमवीए कितना आएगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हाँ, शॉर्ट सर्किट एमवीए फर्स्ट, तो आप क्या करोगे 10 डिवाइडेड बाय 0.05 कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा था। यस, हाँ तो ये होगा था देखो 200, राइट ना। अभी ये 200 MVA, वैसे इसका निकाल लेते हैं हम, इसका कितना हुआ था रे MVA शॉर्ट सर्किट। देखो आधा क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करके दे रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट तो ये आपके पास 250 MVA था, इसका हो जाएगा फिर से वही कैलकुलेशन है, तो इसका भी आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 200, अच्छे से लिखना 200, इसका MVA सपोज आप ऐसा बोल दो ये 3 है, इसको क्या बोल दोगे MVA शॉर्ट सर्किट 3 है, शॉर्ट सर्किट 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से 200, क्योंकि आप इंडिविजुअल इसका निकालोगे, और इसका MVA 4 सपोज बोल दो, MVA शॉर्ट सर्किट 4 बोल दो, तो इसकी वैल्यू कितनी, ये 3 था ना ये 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। ओके, 250 MVA आप बोल दो कि, याद रखना ये चार ये जो है ये पैरेलल में है, तो अगर फॉल्ट यहाँ पर होगा, ध्यान से देखना फॉल्ट यहाँ पर होगा, तो ये चार ही रिस्पॉन्सिबल है इस यहाँ पर फॉल्ट करंट को पहुंचाने के लिए। तो ये चार के चारों पैरेलल में है तो इनकी एडिशन आ जाएगी। यस, एक क्वेश्चन में सॉल्व करके ही दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, तो इनकी एडिशन करोगे, मतलब पहले का कितना है, पहले का MVA कितना है, तो आप बोलोगे सर 200 प्लस दूसरे का 250 प्लस तीसरे का देखो फिर से 200 एंड लास्ट वाले का फिर से 250। इस तरीके से आप इसका आंसर ला सकते हो। ओके, जो भी आंसर मिलेगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पर भी फॉल्ट कराओगे, ध्यान से देखना यहाँ पर भी फॉल्ट कराओगे बेटा, तब आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि तभी भी आपके पास ये चारों के चारों ही रिस्पॉन्सिबल है, तो जो करंट आपके पास फॉल्ट 1 पर होगा और 3 पर होगा उसका आंसर सेम ही मिलेगा, सेम ये सेम चीज़ें मिलेगी जब आपके पास MVA टोटल जब आप निकालोगे फॉर द फॉल्ट 3। बट अब यहाँ पर जब ध्यान से देखना, जब फॉल्ट 2 पर होगा तब आपके पास ये आंसर जो भी मिलेगा आपको, वट एवर जो भी आंसर मिलेगा उसमें ये चीज़ आपको पैरेलल कैलकुलेशन जैसी लेनी, क्योंकि ये सीरीज में आएगा, राइट ना। तो इसका जो भी आंसर आएगा बेटा ध्यान से देखना, इसका यहाँ पर जो आंसर मिला है वट एवर MVA जो आपको ओवरऑल मिलेगा उसका इसके साथ सीरीज में लेना है। सीरीज में लेना है मतलब कैपेसिटेंस जैसे उसका प्रोडक्ट डिवाइड बाय एडिशन करनी पड़ेगी आपको निकालने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस बेटा समझ में आया। वैसे आपको यहाँ पर आएगा ना, तब ये जो आंसर मिलेगा उसके लिए इसका रिएक्टेंस सीरीज में लेकर
सॉरी EMVA सीरीज में लेकर, सीरीज मतलब ऐसा मत समझना सीरीज मतलब एडिशन, तो इनका सबसे पहले प्रोडक्ट कर देना इसका ये एंड डिवाइड बाय उसकी एडिशन कर देना, तो इस तरीके से जो चीज़ मिलेगी यहाँ पर मिलेगी। बट अगर आप ध्यान से देखोगे अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि फॉल्ट 5 पर आपको कैसे निकालना है। यस, फॉल्ट 5 पर आपको चीज़ें कैसे निकालनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब फॉल्ट यहाँ पर होगा बेटा, यहाँ पर, तो ये चारों के चारों पैरेलल में है, लिसन केयरफुली, और ये दोनों के दोनों रिएक्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे एंड ये दोनों आपस में एडिशन में हो जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर रिएक्टेंस निकाल लेना। गेटिंग माई पॉइंट? यस। आपके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इनके रिएक्टेंसेस भी निकाल देता हूँ, इसका शॉर्ट सर्किट EMPA भी मैं निकाल देता हूँ। तो इसका कितना हो जाएगा सर, आप इसका इंडिविजुअल कर लोगे जो कि 20 है, राइट ना। आपके लिए मैं करके दे रहा हूँ, तो 20 डिवाइड बाई 2% मतलब 0.02 कर लोगे तो ये आपके पास 1000 मिलता है, हमने निकाला था। और इसका भी कितना मिलेगा रे MVA इसका भी मिल जाएगा सर 1000, क्योंकि नंबर सेम ही रखे मैंने 1000 MVA, राइट। समझ में आया। अब इन दोनों का पैरेलल मतलब इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, ये चारों पैरेलल मतलब इन सब की एडिशन करनी पड़ेगी। और ये दोनों, ये वाला टर्म, ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज में हो जाएगा, मतलब इनका प्रोडक्ट कर दो देन सब बाद में डिवाइडेड में एडिशन कर लेना। ऐसे आपको ये फॉल्ट 4 पर भी मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे जो सेशन को देख रहे हैं, सो दैट मुझे समझ में आ जाएगा कि ये शॉर्टकट मेथड आपको समझ में आए कि नहीं आए। ये मैं इसलिए रखा हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए ताकि आपका भी कंसेप्ट बन जाए। एंड आज का लास्ट स्लाइड मैंने रखा है फॉल्ट एनालिसिस का, वो ये है कि सीरीज रिएक्टर, एक सीरीज रिएक्टर क्या होता है। तो सीरीज रिएक्टर बेसिकली बेटा आपके पास फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए लगाया जाता है हमारे पावर सिस्टम में। जो फॉल्ट करंट बढ़ता है ना, तो जितना फॉल्ट करंट बढ़ेगा उतना हमारे लिए ज़्यादा ही एमवीए रेटिंग का सर्किट ब्रेकर लगेगा। तो अगर हमने फॉल्ट करंट को कम करा दिया, मैग्नीट्यूड अगर कम करा दिया, तो कम रेटिंग का सर्किट ब्रेकर भी हम वहाँ पर लगा सकते हैं। यस। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्या लिखी है, सीरीज रिएक्टर आर यूज्ड टू लिमिट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड को लिमिट कर लेती है, तो वो है आपके पास सीरीज रिएक्टर। ओके। एंड बेसिकली ये सीरीज रिएक्टर सीरीज में कनेक्टेड होता है, या तो आपके पास ब्रेकर के या तो बस बार के। एंड ये किस लिए हम करते हैं, ताकि हम लो रेटिंग सर्किट ब्रेकर को सीरीज में कनेक्ट करने से, लिसन केयरफुली, लो रेटिंग सर्किट ब्रेकर की सीरीज में सीरीज रिएक्टर कनेक्ट करने से हम वहां पर काम चला सकते हैं फॉर द टेम्पररी पर्पस। इसको बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, बट ये आप बस इतना ही समझ लो कि फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए सीरीज रिएक्टर होता है। और ये लगाने से हम टेम्पररी पर्पस तक, मतलब थोड़ी दिन तक या फिर थोड़ी देर तक, हम लो रेटिंग वाला सर्किट ब्रेकर भी हाई रेटिंग वाले सर्किट ब्रेकर की जगह पर लगा सकते हैं, अनटिल जब तक हमारे पास नया वाला सर्किट ब्रेकर नहीं मिल जाता तब तक। ओके। तो ये टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं, याद रखना। ओके। एंड सीरीज रिएक्टर को अगर आप पावर से मतलब पावर प्लांट में, सॉरी, हमारे सबस्टेशन में अगर देखोगे तो इस तरीके से सीरीज रिएक्टर आपको देखने को मिलेंगे, एक ट्रांसफार्मर जैसे दिखते हैं, राइट। तो कभी सबस्टेशन में विजिट करोगे तो आपको इस तरीके के सीरीज रिएक्टर देखने को मिलेंगे, राइट, जिसमें बेसिकली कॉइल ही होती है। और ये एयर कोड सीरीज रिएक्टर है, तो ये भी आपको ये डिब्बे देखने को मिलेंगे, इसमें कुछ खास ही है ही नहीं। तो इसमें बस इतनी सी लाइन पढ़ लेना, सीरीज रिएक्टर आर यूज्ड टू लिमिट द फॉल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट। और इससे इसको हम बेसिकली सीरीज में लगाते हैं सर्किट ब्रेकर के या तो बस बार के। एंड इससे हम टेम्पररी बेसिस पर या फिर बहुत कम समय के लिए हम हायर रेटिंग सर्किट ब्रेकर को रिप्लेस कर सकते हैं छोटे से सर्किट छोटू सर्किट रेटिंग के ब्रेकर से। यस। तो यही एक काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। एंड उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बेटा सभी को समझ में आ गया होगा। यस। अगर सेशन समझ में आ गया तो मतलब बिल्कुल आप हमारे मतलब इस सेशन को लाइक कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे। और वीडियो तो सपोज जैसे मैंने अभी बताया कि अगर पसंद है तो लाइक कर दो। अगर जो भी मैंने आंसर पूछे उसके आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो, कोई सजेशन रहे, कोई अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक ले लो सर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है तो आप उनके साथ भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो। एंड सभी सेशन को पीडीएफ आपको मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बहुत सारे एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे मतलब ये सेशन को पूरा देखा है तो उनके लिए मैं बोलूँगा बिग थैंक्स, क्योंकि आपने बहुत अच्छी कंसेप्ट यहाँ पर सीखी है। एंड जैसे कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएंगे गुड विशेष, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन। ओके। और लाइक एंड कमेंट करके बिल्कुल जाना।